ये दोनों गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। So now we are at the fourth section of the test paper. 3 sections have been covered. यानी कि ट्रिग्नोमेट्री पूरा पोर्शन हो चुका है, इंक्लूडिंग द दोनों पार्ट्स, इंट्रोडक्शन वाला और एप्लीकेशन वाला, और उसके बाद फिर एक ट्राइंगल्स का इजी सा पार्ट था जो हमने सेक्शन सी मॉर्निंग वाले सेशन में कवर किया है। अभी सेक्शन डी एंड सेक्शन ई यानी कि दोनों के दोनों सर्कल से रिलेटेड पार्ट्स अभी पेंडिंग है। ठीक है, एक तो टेंजेंस वाला सर्किल और एक एरिया रिलेटेड टू सर्किल, यानी सर्कल्स का पूरा पोर्शन है जो अभी अपन इवनिंग सेशन में वी आर गोइंग टू कवर। Triangle ABC, question number 36. Everyone on the screen. Question number 36. Triangle ABC is a right triangle, right angled at B. If lengths of two sides containing the right angle are 12 and 16, then the inner radius of triangle ABC. So we talked about in the chapter. हालांकि आपके चैप्टर में इस चीज का कहीं जिक्र नहीं है, but in the chapter we talked about what is in radius and circumradius. So you can see these two questions are exactly the same. बस एक में in radius पूछा गया और एक में circumradius पूछा गया है। सो इन रेडियस और सर्कम रेडियस क्या होती है पता है सबको? क्योंकि पता ही नहीं होगी तो निकालोगे क्या? बट क्लास में तो बताई हुई है, इवन लिखवाया भी हुआ है, मतलब बोला है कि इसको लिख लो। अब आपने नहीं लिखा, नहीं लिखा वो तो मैं एक एक नोटबुक तो चेक नहीं कर सकता। बोलो जीविका, इन रेडियस, ट्राइंगल की इन रेडियस क्या होती है और किसी भी ट्राइंगल की सर्कम रेडियस क्या होती है? बोलिए रुद्र। उस सर्किल की रेडियस होती है, यानी ट्राइंगल के इन सर्किल की रेडियस इन रेडियस और ट्राइंगल के सर्कम सर्किल की रेडियस सर्कम रेड। फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्राइंगल बनाया, हालांकि उसने राइट एंगल ट्राइंगल का है, बट मैं अभी एक स्केलिन ट्राइंगल में आपको ये चीज बता देता हूं, फिर राइट एंगल ट्राइंगल भी बना देंगे। लेट्स से दिस इज द ट्राइंगल ABC। तो इन सर्किल कैसे बनता है? इन सर्किल वो सर्किल होता है जो ट्राइंगल की 3 साइड्स को एक एक पॉइंट पे छूता है। परफेक्टली तो नहीं बना पाएंगे बट देखते हैं इस तरीके से, इसके तीनों साइड्स को एक एक पॉइंट पे, लाइक इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर। तो ये सर्किल इस ट्राइंगल के अंदर है तो इसको कहेंगे इन सर्किल। क्या कहेंगे इसको? सर्किल का नाम क्या होगा? इन सर्किल। और इस सर्किल की जो रेडियस होगी उस रेडियस को कहेंगे इन रेडियस। इन रेडियस यानी इन रेडियस का मतलब रेडियस ऑफ द इन सर्किल ऑफ ए ट्राइंगल, रेडियस ऑफ द इन सर्किल ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के इन सर्किल की रेडियस। डन। वो उस ट्राइंगल की इन रेडियस कहलाएगी, वो उस ट्राइंगल की क्या कहलाएगी? याद रहे, इन रेडियस और सर्कम रेडियस सर्किल की नहीं होती, ट्राइंगल की होती है। सुनने में अजीब लगेगा, ट्राइंगल की रेडियस कैसे होती है? इन रेडियस और सर्कम रेडियस सर्किल की नहीं होती, सर्किल की तो साधारण रेडियस होती है, सर्किल की तो साधारण क्या होती है? रेडियस। इन रेडियस और सर्कम रेडियस किसकी होती है? ट्राइंगल की होती है। ट्राइंगल के इन सर्किल की रेडियस को कहते हैं इन रेडियस, ट्राइंगल की सर्कम सर्किल की रेडियस को कहते हैं सर्कम रेडियस। अब इसका सर्कम सर्किल कैसे बनेगा? जो इसके 3 वर्टिसेस को टकरा के निकलेगा, ऐसा सर्किल। फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ, ऐसा। ठीक है, इसके 3 वर्टिसेस को जो टच करके निकले उस सर्किल को, ब्लू सर्किल को क्या कहूंगा मैं? सर्कम सर्किल। और इस सर्कम सर्किल, अगर ये सर्किल है तो इसकी भी एक रेडियस होगी, तो उस रेडियस को हम क्या कहेंगे? सर्कम रेडियस। अब वो सर्किल, जैसे सपोज करो उसका सेंटर लगभग मुझे अंदाजन यहां दिख रहा है, ठीक है ना, तो यहां से लेके यहां तक ये इसकी रेडियस हो जाएगी, OA कह लो या OB कह लो या OC कह लो। इस रेडियस को हम क्या कहेंगे? सर्कम रेडियस। डन? क्लियर? नो डाउट्स? हाँ ना, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि कोई किसी को बाइसेक्ट करेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं। ठीक है, चलिए आइए। अब हमारे पास तो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल की अगर मुझे साइड्स पता है ना, देखो 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो तीसरी भी निकाल लेंगे पाइथागोरस से, तो यानी इन शॉर्ट तीनों साइड्स पता है। तो एक ट्राइंगल की अगर मुझे तीनों साइड्स पता है तो क्या मैं उसकी इन रेडियस या सर्कम रेडियस निकाल सकता हूं क्या? द आंसर इज यस, हम निकाल सकते हैं। पर स्केलिन ट्राइंगल के अंदर वो इन रेडियस और वो सर्कम रेडियस निकालने का प्रोसेस लंबा है। मतलब अगर स्केलिन ट्राइंगल में पूछा जाए तो कम से कम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन है और अटमोस्ट डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। पर अगर राइट एंगल ट्राइंगल में पूछा जाए तो वो प्रोसेस थोड़ा छोटा हो जाता है इन रेडियस और सर्कम रेडियस निकालने का। तो ठीक है, तो हमारे कोर्स में अगर छोटा क्वेश्चन आएगा तो राइट एंगल ट्राइंगल का ही आएगा या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल का आएगा। इन दोनों में आसान है, पर
स्केलिन ट्राइंगल में मुश्किल है, उसमें तो फिर पूरा प्रोसेस एक्स वगैरह मान के और शुरू करके आपको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सो लेट्स ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स बताओ क्या क्या है। ABC is a right angle triangle, right angled at B. So this point will be B. ABC right angle triangle हो गया, right angle at B. Length of the two sides containing the right angle. राइट एंगल कंटेन किए हुए जो दो साइड्स हैं उनकी लेंथ क्या है, 12 और 16। तो ये 12 राइट एंगल कंटेन किए हुए कौन सी साइड्स हैं, BC और AB। तो ये 12 और ये 16। जैसे ही पता चलेगा ये 12 ये 16 तो हाइपोटेन्यूज भी पता की जा सकती है। कैसे, पाइथागोरस से तो पता करेंगे, लेकिन हम 16 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर नहीं करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। हम देखो इसमें से 4 से काटो 4 टाइम्स, 4 से काटो 3 टाइम्स, तो 4 3 और 5 का ट्रिपलेट होता है 5 इंटू 4 यानी कि 20 सेंटीमीटर। सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। ओके, समझ आया भाई। आपको ट्रिपलेट्स तो बनाने हैं, लेकिन 16 और 12 में से कॉमन भी तो आ रहा है। 4 कॉमन ले लूं तो क्या बचता है, 4 and 3, तो 4 3 और 5 का ट्रिपलेट होता है। और आपने 4 कॉमन लिया था तो 5 इंटू 4 कितना आ गया, ये 20 सेंटीमीटर। यहां तक कोई डाउट? और आप चाहो तो कर लेना भैया, 16 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर जोड़ के कर लेना, तो भी 20 का स्क्वायर बनता है वो। ओके, यहां तक तो पाइथागोरस के एप्लीकेशन है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इसका इन रेडियस निकालना हो या इसका सरकम रेडियस निकालना हो तो क्या करें। तो देखो सरकम रेडियस तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा, क्योंकि अगर इस ट्राइंगल के इर्द गिर्द एक सर्कल बनाया जाएगा ऐसे, तो कुछ भी हो जाए ये AC उसकी डायमीटर बनेगी उस सर्किल की, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और 90 डिग्री तो डायमीटर ही बनाती है। 90 डिग्री कौन बनाता है, तो ये डायमीटर होगी। अब अगर ये डायमीटर है तो इसका आधा ही तो रेडियस होगा 10 सेंटीमीटर, तो सरकम रेडियस का आंसर तो B है 10 सेंटीमीटर। समझ गए। अगर बाहर सर्किल बनेगा तो 90 डिग्री कौन बनाता है, डायमीटर। तो राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज जो हो जाएगी वो डायमीटर हो जाएगी। राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी। तो हाइपोटेन्यूज 20 सेंटीमीटर थी, तो अगर डायमीटर मेरी 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस उसका हाफ होगा, बोलो, यानी 20/2 इट विल गिव मी 10 सेंटीमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है 37 का, इसमें मत टिक कर देना। 36 अभी इन रेडियस की बात आप करेंगे। ठीक है, क्लियर है। 37 का आंसर तो आप बी मार्क करो, क्योंकि क्वेश्चन सेम है, बस उसमें सरकम रेडियस पूछा। फॉर्मूला याद हुआ, क्या फॉर्मूला है सरकम रेडियस निकालने का, हाइपोटेन्यूज का आधा, हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकाल लो और उसका आधा। ठीक है, तो उसको अभी मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला से भी बता देता हूं, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला याद कैसे करें। तो ऐसे याद कर लो बेटा कि लेट से अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी 3 साइड्स अगर हम ABC मार्क कर दें, क्या मार्क कर दें, जिसमें से A और B तो ये ले लें और C ले लें हम हाइपोटेन्यूज, C ले लें हम तो सरकम रेडियस का फॉर्मूला है, सरकम रेडियस का फॉर्मूला है C/2। क्या फॉर्मूला है, C/2, C का आधा कर दो, हाइपोटेन्यूज का आधा कर दो। ठीक है, एंड इन रेडियस का फॉर्मूला है, इन रेडियस का फॉर्मूला है A प्लस B -C/2। अब ये कैसे, A प्लस पहले वाला निकालो, A कितना है 16, B कितना है 12, उसमें से C घटाओ 20, उसका आधा करो, तो 16 और 12 28 में से 20 गए 8 का आधा करो, तो अंदर जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस तो 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर C। अब देखो अगर मैंने इसके अंदर सर्कल बनाया, इसका प्रूफ वैसे क्लास में बता चुके हैं आपको, इफ यू रिमेंबर, याद है किसी को, बोलो, नहीं है। देखो अगर मैं इस ऐसा सर्कल बनाता हूं तो ये टेंजेंट्स हो जाएंगे जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो टेंजेंट्स वाले कॉन्सेप्ट से इसका प्रूफ हमने किया था। क्वेश्चन भी हमारे इसी एक्सरसाइज का सेकंड या थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, याद है क्या, वो करते टाइम ही किया था। जैसे सपोज करो इसका सेंटर है O और ये इंटरसेक्शन हो रहा है OP, OQ और OR। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ध्यान से सुनो, देख लो भैया, प्रूफ आप घर पे करना, मैं हिंट्स दे रहा हूं। अगर मैंने O से B को जोड़ा, C को जोड़ा, फिर किसको जोड़ा, A को जोड़ा, सो इस पूरे राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, एरिया ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ट्राइंगल
ओ ए सी के बराबर होगा। पूरे राइट एंगल ट्राइंगल इन तीनों को जोड़ देंगे तो अकेला एरिया ट्राइंगल एबीसी बनेगा। टेल मी। ओके, ओबीसी का एरिया कैसे निकालूंगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये टेंजेंट है तो ये रेडियस से परपेंडिकुलर होगा। होगा तो ये बेस है तो ये हाइट है। तो लेट से इसकी ये मुझे पता करनी है ना, तो लेट से इसको फिलहाल मैं एक्स मान लेता हूं। ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो हाफ इंटू बेस बोले तो 12, या बी ले लो अभी फिलहाल, बेस बोले तो बी, इंटू हाइट बोले तो एक्स। ये एक ट्राइंगल का एरिया। दूसरे ट्राइंगल का एरिया बोलना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, हाफ इंटू बेस बोले तो उसमें सी, उसमें बोले तो बेस क्या हो जाएगा? सी, और हाइट उसकी भी एक्स। और तीसरे वाले ट्राइंगल में बेस हो जाएगा ए, तो हाफ इंटू ए इंटू एक्स। तो इन सबका एरिया अगर मैं जोड़ूंगा तो टोटल ट्राइंगल का एरिया मिलेगा। तो इन सबको ऐड करेंगे तो हाफ इंटू एक्स, हाफ इंटू एक्स और हाफ इंटू एक्स तो सब में कॉमन है या नहीं है? हाफ इंटू एक्स, अंदर क्या बचता है? ए प्लस बी प्लस सी। तो ये एरिया मिलेगा टोटल ट्राइंगल के एरिया से। टोटल ट्राइंगल का एरिया क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। टोटल ट्राइंगल में भी लगा लो, तो टोटल ट्राइंगल में बेस इसको मान लो और हाइट, क्योंकि ये इधर 90 डिग्री बन रहा है टोटल ट्राइंगल में, तो ये क्या था? बी और ये क्या था? ए। तो हाफ इंटू बी इंटू ए। तो यहां से एक्स की वैल्यू चाहिए आपको, तो मैं एक्स की वैल्यू देखो, 2 से तो 2 काटो, नहीं बेटा, हाँ 2 से 2 काटो, ठीक है। अब क्या बचा? ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस, लेकिन एक्स की वैल्यू चाहिए ना, सो एक्स की वैल्यू निकलती है एक्स इक्वल टू बी इंटू सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। हमारा फॉर्मूला क्या था? क्या ये दोनों वैल्यू सेम होती है? क्या क्रॉस वेरीफाई करो, क्या ये दोनों वैल्यू सेम होती है? अच्छा, इसमें इसमें ये वैल्यू डालना, बी और सी की वैल्यू डालना, बी की वैल्यू 16, सी की वैल्यू 12 और नीचे ए प्लस बी प्लस सी डालना। क्या वही आंसर आता है क्या? क्या बेटा? बी, ए है ये, हाँ सॉरी ये ए है, ए है, हाँ मतलब ए बी, नॉट बी सी, ए बी है ये। हाँ ठीक है, तो इसमें ए इंटू बी, इसमें ए इंटू बी डालो, जैसे 16 इंटू 12, और तीनों को ऐड करना, 16 12 28, 28 और 20, 28 और 20 48। तो वही आंसर आता है 12 4 जा 48, 4 4 जा 16। आंसर तो 4 सेंटीमीटर ही आ रहा है। दैट मीन्स रेसिप्रोकल, दोनों तरफ का रेसिप्रोकल करो, तो अभी भी कर लो। 1/x इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए बी। स्प्लिट करने से भी ये चीज थोड़ा बनेगी। हाँ तो देखो ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले में है तो सही कुछ कनेक्शन, ठीक है। अब चाहे से आप ये फॉर्मूला याद रख लो, ज्यादा याद इजी है याद करने के लिए। दोनों को जोड़ो और हाइपोटेन्यूज को माइनस करके आधा कर दो, और चाहो तो अगर अपन जो डिराइव किया है फॉर्मूला वो याद कर लो। दोनों से आंसर क्या आ रहा है? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो अभी अपन इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे कि ये फॉर्मूला से ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, ठीक है। अभी के लिए आप दो फॉर्मूले याद रखो। सरकम रेडियस निकालने का तरीका सी बाय हाइपोटेन्यूज का आधा, जस्ट हाइपोटेन्यूज का आधा। और इन रेडियस निकालने का तरीका ए प्लस बी, उसमें से माइनस करो सी और फिर करो होल डिवाइडेड बाय 2। होल डिवाइडेड बाय 2 उसमें भी करो, होल डिवाइडेड बाय 2 उसमें भी करो। तो इसका आंसर क्लियर हो गया क्या? 4 सेंटीमीटर इन रेडियस और 10 सेंटीमीटर सरकम रेडियस, ठीक है। मोर रेफरेंस के लिए जब अपन ने ये क्वेश्चन अभी फर्स्ट टाइम किया था तो एक बार उसकी वीडियो जाके देख ले, ठीक है, वहां पे कुछ ना कुछ अपने को मिल जाएगा। चलो आ जाओ 36 37 के बाद आ जाओ 38। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टू ए सर्किल विद सेंटर ओ। ये तो बिल्कुल एनालिटिकल और बस पढ़ते ही टिक करने वाला आंसर है। क्या कह रहा है? टेंजेंट की लेंथ जो है, टेंजेंट की लेंथ जो है, ठीक है, वो OA से बड़ी होगी, OA से बराबर होगी, OA से छोटी होगी, या बता नहीं सकते बड़ी छोटी बराबर कुछ भी। तो टेंजेंट की लेंथ जो है OA क्या है सर? OA
ओ ए, वो सीधी लाइन जो बाहर से, जो आउटसाइड पॉइंट को सेंटर से जोड़ती थी एक लाइन भाई, जब भी अपन जैसे यहाँ पे देख लो, एक सर्कल बना के टेंजेंट बना के दिखा देते हैं। जैसे सपोज करो ये सर्कल है, ओके, और एक टेंजेंट बना दूं मैं, लेट्स से ये टेंजेंट, ओके। अब ये एक्सटर्नल पॉइंट ए से टेंजेंट है और ये सेंटर है ओ, तो ओ ए समझ गए ना कौन सी लाइन है? ओ ए है हमारी एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन। तो जो एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन है, इसके मुकाबले टेंजेंट की लंबाई छोटी होती है, बड़ी होती है, बराबर होती है, ये बताना है। बताओ कृतिका कैसी होती है? ये वाली लाइन बड़ी होगी या ये वाली लाइन बड़ी होगी या दोनों बराबर होंगे? हम्म, मतलब पुख्ता सबूत है आपके पास, 100% कह सकते हो? क्यों होगी? चलो बड़ी, नीचे वाली क्यों लग रही है आपको बड़ी? मुझे तो ऊपर वाली लग रही है। कुछ मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है हमारे पास? है, बोलो लीजा। ये हाइपोटेन्यूस है, अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं तो ये 90 डिग्री बनता है। तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, तो हाइपोटेन्यूस हमेशा बड़ी होती है बाकी दोनों साइड से। तो जो आउटसाइड पॉइंट को सेंटर से जोड़ेगी वो जो लाइन बनेगी, वो लाइन बड़ी होगी रेडियस से भी, टेंजेंट से भी। रेडियस से भी, ये इससे भी बड़ी होगी, ये इससे भी बड़ी होगी। तो रेडियस का तो हालांकि क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो टेंजेंट और इसका कंपैरिजन है, तो टेंजेंट इससे हमेशा बड़ी होगी छोटी होगी? टेंजेंट, टेंजेंट छोटी होगी, ये लाइन बड़ी होगी। जो आउटसाइड पॉइंट से सेंटर को कनेक्ट करेगी वो लाइन हमेशा बड़ी होगी टेंजेंट और रेडियस से। तो टेंजेंट तो उस लाइन से छोटी हो गई ना। हमारा सवाल क्या था कि टेंजेंट कैसी होगी, तो आंसर क्या टिक करेंगे? ऑलवेज लेस देन ओ ए, ऑप्शन नंबर सी। ए रोम्बस सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज ए, एक सर्किल को अगर रोम्बस ने चारों तरफ से घेर लिया है तो वो रोम्बस कैसा होगा? स्क्वायर की तरह होगा, रेक्टेंगल की तरह होगा, रोम्बस की तरह ही होगा या पैरेललोग्राम की तरह ही होगा? मतलब जस्ट उसको रोम्बस ही कह सकते हैं या कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं? पैरेललोग्राम। बेटा जो ऑलरेडी रोम्बस बन चुका है उसको डिग्रेड कैसे कर सकते हो आप? देखो क्वाड्रिलेटरल का सीक्वेंस क्या था? सबसे पहले किसी भी साधारण क्वाड्रिलेटरल में अगर मैं दो पेयर आमने सामने के पैरेलल रख दूं तो पैरेललोग्राम बन जाता है। अब पैरेललोग्राम से अगर मैं चारों एंगल बराबर कर दूं तो रेक्टेंगल बन जाता है, चारों साइड बराबर कर दूं तो रोम्बस बनता है, और दोनों कर दूं तो स्क्वायर। अब ये रोम्बस तक तो आ गया। तो रोम्बस अगर किसी सर्किल को सर्कमस्क्राइब करेगा तो डिग्रेड होकर पैरेललोग्राम कैसे बनेगा? वो रोम्बस तक तो आ ही चुका है। ये तो वही बात हो गई कि 12th में एक पेपर में फेल हो गया तो 10th क्लास होना माना जाएगा, 10th पास होना माना जाएगा, एटलीस्ट 12th का तो बच्चा माना जाएगा ना वो। डिग्रेड नहीं हो सकता, अपग्रेडेड जहां पर आप उससे आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा वो सोचना है, उस पॉइंट से वो आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा वो सोचना है मुझे। ठीक है, तो रोम्बस से आगे की स्टेज बस एक ही होती है, उसकी स्क्वायर। तो अगर आपको ये सोचना है कि रोम्बस से वो स्क्वायर बना या रोम्बस का रोम्बस ही रह गया, रोम्बस से वो स्क्वायर बना या रोम्बस का ही रह गया। देखो इधर ये हायरार्की मेंटेन करेंगे हम। क्वाड्रिलेटरल, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? पैरेललोग्राम। क्या होता है? जब आमने सामने की दोनों साइड्स पैरेलल हो जाती है। अब पैरेललोग्राम के अगर सारे एंगल्स इक्वल कर दे तो क्या बन जाता है? और सारे एंगल्स इक्वल ना करके सारी साइड्स इक्वल कर दे तो क्या बन जाता है? और दोनों ही करते हैं, ये भी कर दें और ये भी कर दें तो ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? स्क्वायर। मतलब सारी साइड्स भी इक्वल कर दें। अब आप यहां पर तो होते ही, तो आप पीछे नहीं जा सकते, आपके पास एक ही मौका है, आगे स्क्वायर बन जाओ या फिर आप रोम्बस के रोम्बस बने रहो। तो ऑप्शन इसका रोम्बस या स्क्वायर में से होगा, ये दोनों का कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, अब बताओ स्क्वायर या रोम्बस? स्क्वायर। देखो हमारी बुक में एक क्वेश्चन है जिसको हमको प्रूफ करना है, आपको याद दिला दूं। उस क्वेश्चन में यहाँ पे रोम्बस की जगह क्या है पता है? यहाँ पे रोम्बस की जगह क्या है? पैरेललोग्राम। और जो चीज आपको प्रूव करनी है उसमें क्या है? रेक्टेंगल। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक पैरेललोग्राम अगर सर्किल को सर्कमस्क्राइब करता है तो वो रेक्टेंगल बनेगा। तो जैसे मैंने पैरेललोग्राम से रोम्बस पे में आया, तो पैरेललोग्राम से रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है? पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स बराबर होती है, रोम्बस में तो वो का वही काम रेक्टेंगल में करो ना। रेक्टेंगल से मतलब पैरेललोग्राम से रोम्बस, पैरेललोग्राम से, देखो जब बुक में क्वेश्चन है पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल आना,
क्या क्वेश्चन है? पैरेललोग्राम से, तो आप पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल आएंगे तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? साइड्स सारी इक्वल कर देंगे। इसमें आमने सामने की साइड्स इक्वल हैं और इसमें सारी साइड, तो आप क्या कर देंगे? हाँ, रेक्टेंगल में सारी साइड्स इक्वल होती है। सॉरी, पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल, एक मिनट रुको, हमारी बुक में क्वेश्चन क्या है? पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज ए रोम्बस है। दिखाना, बुक निकाल। ओके, तो पैरेललोग्राम से रोम्बस है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, रख दो, रख दो। आप देख लो, बाकी मेरा तो डाउट क्लियर हो गया। सही है। देखो भैया, पैरेललोग्राम से, तो पैरेललोग्राम से रोम्बस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सारी साइड्स। अब आप ऑलरेडी रोम्बस हो। अच्छा, एंगल्स का कुछ, पैरेललोग्राम से रोम्बस में आऊंगा तो एंगल्स में कुछ फेरबदल होगा क्या? नहीं होगा। ओके, तो फिर जब मेरे पास क्वेश्चन में रोम्बस है तो उसको आगे बढ़ाना ही क्यों? मतलब देखो, आप पैरेललोग्राम की सारी साइड्स इक्वल करेंगे तो रोम्बस पे पहुंचेंगे, तो अगर आप रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल कर देंगे तो भी रोम्बस पे पहुंचेंगे। आप स्क्वायर पे क्यों पहुंचेंगे? रोम्बस से स्क्वायर पे जाने के लिए सारे एंगल्स इक्वल करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? तो आप पैरेललोग्राम से रोम्बस में आने का सारे एंगल्स इक्वल कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं क्या? पैरेललोग्राम से रोम्बस में आने का सारे एंगल्स इक्वल नहीं कर रहे हैं, तो इसके भी करेंगे? नहीं करेंगे। बस एक काम कर सकते थे, सारी साइड्स इक्वल, तो वैसे ही है इसके, दैट मींस ये रोम्बस ही रहेगा। यस, समझ गए? ये रोम्बस ही रहेगा। 100% गारंटी नहीं कि स्क्वायर ही बने। स्क्वायर बना सकते हो, लेकिन हम जो ऑप्शन देते हैं उसमें 100% सिक्योरिटी के साथ बताना पड़ता है कि ये 100% क्या बने। सपोज करो स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर भी एक तरीके का रोम्बस है, तो वो रोम्बस भी बन सकता है, वो स्क्वायर भी बन सकता है। अब रोम्बस बना तभी भी वो रोम्बस है, वो स्क्वायर बना तभी भी वो रोम्बस है, तो 100% का आंसर रोम्बस ही होगा ना। समझ गए? क्लियर है ना? तो आंसर इसका सी होगा, ना कि ए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। इट्स वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम योर मॉडल पेपर्स। आइए 39 के बाद 40। The pair of tangents each 5 centimeter long. The pair of tangents each 5 centimeter long drawn from an external point to a circle are inclined to each other perpendicularly. Then the radius of the circle is. सरल सा क्वेश्चन है, अगर करेक्ट फिगर बना लिया तो। दो टेंजेंट्स बनाने, पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाना है आपको। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाते हैं हम कैसे? कुछ एक मिनट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स कैसे बनाते हैं? दो नहीं, पेयर तो एक ही है। पेयर ऑफ टेंजेंट्स कैसे बनाते हैं? दो टेंजेंट्स बनाते हैं, दो पेयर नहीं बनाते। ठीक है, मैं कह रहा हूं एक पेयर ऑफ टेंजेंट्स जिसमें दो टेंजेंट्स। ठीक है, पेयर में ऑलरेडी दो है ना वो लोग। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने टेंजेंट्स बनाए। हर एक टेंजेंट कितना लंबा है? 5 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर ईच लिखा हुआ है, तो ये भी 5, ये भी 5। अब एक्सटर्नल पॉइंट से जब आपने बनाया तो ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे से परपेंडिकुलरली इंक्लाइंड हैं, यानी टेंजेंट्स के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो इस सर्किल की रेडियस कितनी होगी? इस सर्किल की रेडियस कैसे बनाते हैं हम? तो ये रेडियस कितनी होगी? लेट्स से ये O है, ये A है, ये B है, तो OA की लेंथ चाहिए या OB की चाहिए, कुछ भी कर लो, कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर मतलब इसका है, ये परपेंडिकुलर, तो ये भी परपेंडिकुलर, तो फिर दोनों परपेंडिकुलर देखो, डायरेक्ट लॉजिक से भी निकाल सकते हो, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट लॉजिक क्लिक नहीं करें तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, पहले मैं बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे तो कैसे करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी हो तो हम क्या करेंगे? हम एक O को A से ज्वाइन कर लेंगे। अब हम सब जानते हैं कि जैसे इसको ज्वाइन करता हूं तो ये बाइसेक्ट हो जाता है, तो ये 45 डिग्री हो गया। अब ट्राइंगल OA और ये T ले लो। OAT में एक एक्यूट एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है, तो बची दोनों साइड्स निकाल सकते हो, चाहो तो रेडियस निकाल लो, चाहो तो OT निकाल लो। ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्री से।
बाकी अगर आप डायरेक्टली देखो बिना ट्रिग्नोमेट्री के भी देखो तो देखो यहाँ पे ये है 90 डिग्री, क्या है ये ऑलरेडी 90 होता है, ये भी ऑलरेडी 90 होता है, तो फिर ये भी 90 होगा, तभी तो 360 होगा। और अगर चारों एंगल 90 हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर है। अगर चारों एंगल 90 है तो क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल भी तो हो सकता है। हाँ, लेकिन साथ में एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हैं। तो रेक्टेंगल की कभी एडजेसेंट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, रेक्टेंगल की अपोजिट। तो एडजेसेंट साइड्स टेंजेंट्स इक्वल यानी एडजेसेंट साइड्स इक्वल और चारों एंगल 90। तो यहां से तो स्क्वायर क्लियर है, स्क्वायर क्लियर है, तो चारों साइड 5 सेंटीमीटर की होगी, तो ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। हाँ हाँ, हमेशा इनका सम एक, लेकिन गिवन है ना कि ये 90 है। अगर ये 90 गिवन है तो फिर तो लिखा हुआ है ना परपेंडिकुलरली इंक्लाइंड है। अगर ये 90 गिवन है फिर तो वो 90 होगा, होगा ना। अब अगले क्वेश्चन में नहीं है ये 90 गिवन, अगले क्वेश्चन में ये कुछ और गिवन है, शायद सेम क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है लेकिन एंगल बदल दिया, तो अब तो और कोई चारा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो इसी फिगर में फेरबदल करके इस 90 डिग्री को कर देते हैं हम 60 डिग्री। और रेडियस कितना गिवन है, रेडियस पूछा नहीं है, रेडियस दे रखा है। तो रेडियस दे रखा है तो हो सकता है टेंजेंट की लेंथ पूछी हो, लेंथ ऑफ टेंजेंट। देखो पिछले क्वेश्चन में लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखा था, रेडियस पूछी थी, इसमें रेडियस दे रखी है और क्या पूछ लिया 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो अगर टोटल 60 डिग्री है तो इसका मैं आधा कर दूं तो 30 डिवाइड हो जाएगा, ये भी 30 और नीचे वाला भी। तो किसी भी एक ट्राइंगल को पकड़ लेते हैं, ऊपर वाले को पकड़ लेते हैं। तो ऊपर वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल का नाम बताओ क्या है, ओ ए और ये सी पी। एक्सटर्नल पॉइंट पी या टी अच्छा लगता है। ठीक है, इन ट्राइंगल ओ ए पी, ट्राइंगल ओ ए पी के अंदर एंगल ओ ए पी 90 डिग्री है, बोलो। उसके अलावा ओ ए कितना है 3 सेंटीमीटर है और एक एक्यूट एंगल भी पता है मुझे, एंगल ए पी ओ, ये कितना है 30 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके इस ट्राइंगल की ठीक है, ये अपोजिट और ये हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट। तो अपोजिट और एडजेसेंट का कॉम्बो पैक किस में लगेगा, कॉम्बिनेशन किस में लगेगा tan। सो tan 30 डिग्री निकालेंगे अपोजिट साइड, अपोजिट साइड यानी OA डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड यानी AP। tan 30 इज 1/√3, OA इज 3 और AP तो पता करना है, टेंजेंट की लंबाई पता करनी है, AP बन जा इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री गिवन है, सुन ले भाई, अगर 90 डिग्री गिवन है तब तो उसकी गारंटी 90 की, और 90 90 90 90 होते फिर ये स्क्वायर के होने की गारंटी है, चारों साइड बराबर। लेकिन ये 90 गिवन नहीं, जैसे तेरा सवाल था कि जरूरी है सिर्फ 90 नहीं है, अगला क्वेश्चन में आ गया तो ये 60 आ गया। तो अब बची हुई चीजें, जैसे मान लो ये दे रखा और ये पूछा हो, या ये दे रखा और ये पूछा हो, इसको निकालने का तरीका इज ओनली एंड ओनली ट्रिगोनोमेट्री। 180 डिग्री पे इंक्लिनेशन कैसे होगा बताओ। गलत एंगल बता दिया 150 है। तो वो आपको अगर 150 देगा तो फिर आपको वो ट्रिग्नोमेट्री की यूसेज वही देगा जो आपके रेंज में। ऐसे तो 120 डिग्री भी आया था लेकिन वो आपके रेंज में आपके बुक में है तो बस उतना ही ले सकता है। ओके, ठीक है, वो आपको ऐसा ही एंगल देगा जिसका आधा करने के बाद आपकी रेंज हो। जैसे आपकी रेंज क्या क्या है 0 30 45 60 और 90। अब 0 और 90 तो रह नहीं सकता, बचा क्या 30 60 और 45। 45 का डबल 90 होता है, वो तो वैसे डायरेक्ट निकालना सीख गए हम। बचा क्या 30 और 60। 30 और 60 के हिसाब से या फिर 60 डिग्री देगा जिसका आधा 30 हो जाए, या फिर 120 देगा जिसका आधा 60 हो जाए। और कोई ऑप्शन उसको आपको देने के लिए उसके पास नहीं है क्योंकि उसने ट्रिग्नोमेट्री सिखाई इतनी है। सर बहुत 140 कितना होता है
नहीं cos 120, cos 60 कितना होता है? तो वो होता है -1/2। ठीक है, चलो वो अगले साल के लिए छोड़ दो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41 42 पे आ जाइए। इन द फिगर, ये अच्छा क्वेश्चन था। ये एंगल सबटेंडेड बाय आर्क का हमने एक छोटा सा टॉपिक किया था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, विनीत इधर खिसक, उठ के आ गया तू यहाँ पे। इन द फिगर गिवन फिगर के अंदर PQL, वेयर इज PQL? PQL स्ट्रेट लाइन है और PRM भी एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब टेंजेंट है। आर द टू टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O एट द पॉइंट्स Q and R। ये Q पर है और ये R पे, वेरी इजी रिस्पेक्टिवली। और S एक ऐसा पॉइंट है जो सर्किल पे लाई कर रहा है, ये लो साहब, S भी सर्किल पे लाई कर रहा है, सच दैट कुछ एंगल बना रहा होगा, आगे पढ़ते हैं। सच दैट एंगल SQL 50 बनाता है, एंगल SRM 60 बनाता है। देखते हैं SQL और SRM कहाँ है। SQL तो 50 बनाता है और SQL 50 बनाता है, SRM 60 बनाता है। ठीक है, आगे सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड एंगल QOR एंगल निकालना है। वेयर इज QOR? QOR ये वाला एंगल। ठीक है, एक बार बड़ा करूं मैं फिगर को। अब सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, मैं कह रहा हूं इसमें एंगल जो एंगल आपसे पूछा है वो ये वाला है या नहीं है? है या नहीं है? कितने लोग मानते हैं यही एंगल पूछा है आपसे? कोई तो सवाल है, यही पूछा है पक्का? यही पूछा है? कहीं ये पूछा हो, सोच लो। अगर ये वाला पूछता तो उसको डिनोट करने के लिए वो लिखता रिफ्लेक्स एंगल QOR। कोई भी एंगल 180 डिग्री से ज्यादा का होता है तो उसको रिफ्लेक्स नोटेशन से। कृतिका और वो सब क्यों नहीं है? आपसे पूछ भी नहीं रहा मैं, उससे पूछ रहा हूँ। हाँ, शादी में गई। और कौन नहीं आया जो सुबह में आए थे? ऋषभ करण दोनों सुबह आए थे। जो सुबह आए थे वो पूछ रहा हूँ। एनब नहीं आई? ओके, और बस ठीक है, चलो। तो आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है बेटा, QOR ये वाला एंगल पूछ रहा है, रिफ्लेक्स नहीं पूछ रहा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? हाँ दिखाओ। हाँ नहीं, आप बताओ। देखो ये एंगल हाँ, LQS यानी SQL 50 है। तो सर ये मतलब ये तो 90 डिग्री है, Q तो 90 रेडियस परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। ये तो 90 है। हाँ, 90 और सर देखो ये भी 90 होगा तो। हाँ ये भी 90 होगा। है ना, ये 180 और ये है ना सर। देखो अब ये आराम से बोलो रुद्र। ईशानी, मौलिक। 90 हो गया। SQO ये वाला कितना हो जाएगा? वेरी इजी, क्योंकि टोटल तो 180 होगा ही। स्ट्रेट लाइन, टोटल तो स्ट्रेट लाइन है ही ना। तो 90 तो ये ले गया राइट साइड वाला, 50 लेफ्ट साइड वाला ले गया, तो बीच वाला 40 ही बचेगा। तभी तो 50 40 90 होगा। सिमिलरली ये भी 180 होगा, तो 90 तो ये ले गया, 60 ये ले गया, तो 30 ये ले गया। ओके, नाउ व्हाट? एंगल सम किस में लगाऊं? ट्राइंगल में या क्वाड्रिलेटरल में? ट्राइंगल कौन सा? ट्राइंगल का नाम बोलना। एक ही ट्राइंगल है यहाँ पे, कौन कौन सा है? SRO। हाँ, इस ट्राइंगल के अंदर लगाओ। चलो एंगल सम, एक ही तो एंगल पता है कैसे लगाएगा, एक 30 डिग्री का एंगल ही तो निकाला है तुमने। OSR भी 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि OS और OR तो रेडियस है, तो ये OSR एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है।
आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो एंगल बराबर होंगे, तो ये 30 तो ये भी। सिमिलरली उस ट्रायंगल में भी देखें तो OS और OQ बराबर, ये 40 तो ये भी 40। अब ये 30 और ये 30 60, तो 180 में से 60 गए तो कैसे भी कर लो, ये कर लो 120, और ये 40 40 80 तो ये 100, तो ये 100 और 120, तो टोटल पीछे वाला तो 220 है, रिफ्लेक्स वाला 220 है, तो ओरिजिनल वाला कैसे होगा, 360 में से 220 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 140 डिग्री। ठीक है, अब सुनो, ये यहां तक तो आपने कर दिया, यहां तक कर लिया हमने, देखो ये 40 और ये 30 यहां तक कर लिया। अब आप ध्यान से देखो तो ये 40 है और ये 30 है, तो ये टोटल एंगल 70 हो गया, और इसका डबल तो वो होगा ही ना, सेंटर पे सबटेंडेड एंगल अदर पार्ट पे सबटेंडेड एंगल का डबल होता है, तो आप इतना करने के बाद 70 का डबल वहां पे सीधे भी 140 लगा सकते हो, नहीं तो जो भी अपन ने लॉन्ग कट निकाला उस लॉन्ग कट से भी आप 140 तक पहुंच सकते हो। ठीक है, कुल मिला के आंसर इज 140 डिग्रीज। हाँ सर वो जैसे कि आर ओ क्यू देगा ROQ, ये वाला, यही तो पूछा है, किसका हाफ करूं बताओ, ये दे रखा होता तो उसका डबल कर लेता ना मैं, ये दे रखा होता तो उसका हाफ कर लेता। ठीक है, ये दे रखा है तो उसका हाफ कर लो, सेंटर वाला गिवन है तो आधा कर दो, और अदर पॉइंट पार्ट पे गिवन है तो उसका डबल कर लो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर, इसमें टिक मार्क कर लेना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ये, ऑप्शन नंबर ए, आगे आगे के ज्यादा, ऑप्शन नंबर ए 140 डिग्री। 43, द एंगल मेड बाय अ कोड PQ ऑफ अ सर्किल विद द टेंजेंट एट पॉइंट P इज 60 डिग्री। ठीक है, एंगल मेड बाय ए कोड PQ ऑफ ए सर्किल विद द टेंजेंट, अच्छा कोड से टेंजेंट का एंगल बना है, तो ये कॉन्सेप्ट भी अपन ने कवर कर लिया था, किया था, कोड से टेंजेंट का जो एंगल बनता है उसका कॉन्सेप्ट सीखा था हमने, तो उस पे भी एक क्वेश्चन डाला गया है, इनकेस आ जाता है तो। सर्किल, ठीक है, एक कोड बना दो और एक टेंजेंट बना दो, तो लेट्स से कि ये तो है कोड और ये है टेंजेंट, तो कोड और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। कोड और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। कोड का नाम क्या है, PQ, और टेंजेंट है, टेंजेंट P पे बन रही है, तो P इसको दे दो, PQ, और टेंजेंट किस पे बन रही है, P पे बन रही है। आगे बढ़ो, देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड, तो PQ कोड से जो एंगल सबटेंड होगी एट ए पॉइंट R लाइंग ऑन आर्क PQ, PQ आर्क पर लाए होने वाले पॉइंट R पर इस PQ कोड के द्वारा कितने डिग्री का एंगल सबटेंड होगा। मुझे तो बस ये बताओ, ये R पॉइंट कौन से एरिया में लाया करेगा, ये R पॉइंट कहां लाया कर रहा है, आर्क PQ पे लाया कर रहा है। आर्क PQ इसमें से कौन सी आर्क है, छोटी या बड़ी, छोटी, क्योंकि जब तक कुछ नहीं गिवन होता तो माइनर अस्यूम किया जाता है, अगर उसको रिमेनिंग पार्ट पे करवाना है तो लिखेगा यहाँ पे मेजर, उसने नहीं लिखा, तो ये आर कहीं भी इस माइनर आर्क पे लाया कर सकता है, लेट्स से ये यहीं पे लाया कर रहा है, तो अब इस PQ कोड से R पे जो एंगल बना है इस एंगल की वैल्यू चाहिए। इस PQ कोड से R पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड हुआ है, एंगल PRQ सबटेंड हुआ है, क्या सबटेंड हुआ है, यानी इन शॉर्ट आपसे एंगल PRQ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक वो देखिए साढ़े का दूसरी वो तो उसका इक्वल होगा। हमने क्या सीखा है कि अगर कोड और टेंजेंट के बीच का एंगल गिवन है, कोड और टेंजेंट के बीच का एंगल गिवन है, तो वही एंगल कोड से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे बनेगा। अगर इधर 60 बन रहा है तो उधर भी, और अगर इधर 60 बन रहा है तो आमने सामने ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, लेट्स से वो S है, तो PRQS साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का सम क्या होता है, 180, तो 180 में से 60 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 120 डिग्री आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आर्क PQ की जगह मेजर आर्क PQ लिख दूं तो अब आंसर 60 डिग्री है, क्योंकि अब तो सेम बनेगा, 60 मेजर आर्क पे तो सेम बनेगा और माइनर आर्क पे
उसका सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा 180 से माइनस करके। ठीक है, तो मेजर वर्ड आते ही तो सेम आंसर आ जाएगा 60 डिग्री का 60 डिग्री, बट अगर मेजर वर्ड नहीं लगा हुआ है तो फिर इसका 180 में से माइनस करो 60 को 120 डिग्री आंसर। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 44, आउट ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज 17। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना देते हैं। कोई कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं पता किसी को? मैंग बताओ, जिनका सेंटर कॉमन या सेम। तो एक सर्कल ये, दूसरा इसके अंदर बना देते हैं जिसमें सर्कुलर रिंग बन जाए वो कॉन्सेंट्रिक। ओके, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनका कॉमन सेंटर ओ लगा देते हैं। इसमें जो रेडियस ऑफ द आउटर सर्किल है, जो बाहर वाले सर्किल की रेडियस है वो तो है 17। ठीक है, एक बार पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। आगे क्या कह रहा है? लेंथ है एक कोड है जिसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर। कोड किसकी है? कोड जो है बड़े सर्किल की है, और ऐसी कोड बनाओ जो इनर सर्किल के लिए टेंजेंट बन जाए। तो ऐसे बनाई थी हमने, ऐसी कोड बनाओ जो बड़े सर्किल के लिए तो कोड का काम करे और छोटे सर्किल के लिए टेंजेंट का। और इस कोड की लंबाई कितनी गिवन है? 16। तो जहां पे टकराएगी वहां पे हाफ हाफ हो जाएगा। तो 16 तो टोटल है, तो 8 इधर और 8 इधर। और अब आप आउटर सर्किल की रेडियस जानते हैं क्या है? 17 गिवन है। तो आपको इनर सर्किल की रेडियस निकालनी है, दैट्स इट। और ये रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते ही है, तो आपको जस्ट ओपी निकालना है। तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर। ट्रिपलेट्स होते हैं 17 8 8 15 17 ट्रिपलेट्स होते हैं, याद रखना। 17 अगर हाइपोटेन्यूस है तो अदर टू साइड्स 8 और 15 होंगी। 15 गिवन होगा तो 8 आएगा और 8 गिवन होगा तो 15। 15 सेंटीमीटर ऑप्शन में है बी। बोलिए कोई डाउट्स? ठीक है, ये करके थोड़ा बताना है। 17 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर। 225 में 64 ऐड करूंगा तो 289 मिल जाएगा। 15 का स्क्वायर में 8 का स्क्वायर ऐड करूंगा 17 का स्क्वायर मिल जाएगा। ये ट्रिपलेट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन आ चुके हैं हम। The angle between two tangents drawn at the ends of two radii inclined to each other at an angle of 40 degree। सबसे सरल सवाल, 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल निकाल लो 140 डिग्री। देखो क्या कह रहा है, दो टेंजेंट के बीच का एंगल बताइए। वो दो टेंजेंट कहां बनाए बताओ? वो हमने दो रेडियाई के एंड पॉइंट पे बनाए हैं, और वो दोनों रेडियाई एक दूसरे से 40 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ये दोनों रेडियाई है, ये एक दूसरे से 40 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो इन रेडियाई के एंड पॉइंट पे आपने टेंजेंट बना लिया। इसका एंड पॉइंट ये, इसका एंड पॉइंट ये, आपने टेंजेंट बना लिया यूं। तो अगर ये 40 है तो ये इसका सप्लीमेंट्री, इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 140 डिग्री। ठीक है, अगर टेंजेंट के बीच का एंगल गिवन है तो रेडियाई के बीच का एंगल निकाल लेंगे 180 से माइनस करके। अगर रेडियाई के बीच का एंगल गिवन है तो टेंजेंट के बीच का एंगल निकाल लेंगे 180 से माइनस करके। निकाल लेंगे क्योंकि इन दोनों का तो 90 होना तय है। ठीक है, सो ये इजी था काफी, 140 डिग्री। डन। चलें लास्ट सेक्शन ऑफ द टेस्ट पेपर, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, जिसमें फिर से हमारे पास 15 क्वेश्चंस हैं, आउट ऑफ विच वी हैड टू अटेंड हाउ मेनी क्वेश्चंस? 10 ओनली। ओके, तो उसको अच्छे से चेक करना, मतलब शुरू के 10 इवेल्युएट करना। अगर किसी ने 10 से ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं तो आखिरी के इवेल्युएट नहीं होंगे। और फिर रेडी हो जाओ, टोटल भी अभी आपको आज ही अभी के अभी लगाना। ठीक है, चलो पहले खत्म करते हैं। 46, so एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अगेन इसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनेगा, चाहे से सब्जेक्टिव हो चाहे से ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज बाय 10%, इस एरिया विल बी डिक्रीज बाय हाउ मेनी परसेंट? अगर रेडियस घटाओगे तो एरिया तो घटेगा, पर कितना? सवाल है कितना। तो अगर आपने रेडियस 10% घटाई है तो पहला सवाल ये आएगा, सर एरिया भी 10% घटा दो। नहीं, क्योंकि रेडियस और एरिया में डिग्री का डिफरेंस है। रेडियस डिग्री 1 की होती है, एरिया डिग्री, अगर ये डिग्री 1 का होता तब तो वाकई में आंसर 10% होता। लाइक अगर मैं एरिया की जगह आपसे सरकमफ्रेंस पूछ लूं तो अब आपका वाकई में आंसर 10% ही होगा, क्योंकि एरिया भी डिग्री, रेडियस भी डिग्री 1 होता है और सरकमफ्रेंस भी क्या होता है? डिग्री 1। सरकमफ्रेंस का आंसर आप स्क्वायर में थोड़ा देते हो, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, उसको आप सेंटीमीटर में देते हो। तो जो सेम डिग्री के हैं वो सेम तरीके से आगे पीछे चलते हैं, लेकिन जो डिग्री चेंज हो रही है तो फिर उसमें फर्क पड़ेगा। सर कितना फर्क पड़ेगा? इसका स्क्वायर कर लो, उतना फर्क पड़ेगा। समझ गए?
क्लियर है? तो कैसे करूंगा बताओ? अगर ये 10% रेडियस इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, 10% रेडियस डिक्रीज हो रहा है, तो बचा हुआ रेडियस कितना है? बचा हुआ रेडियस कितना है? 90%। ठीक है, या फिर मैं यूं कहूं कि बचा हुआ रेडियस पिछले रेडियस का 0.9 टाइम्स है, तो इसका स्क्वायर करो, कितना आया? 0.81। तो बचा हुआ एरिया पिछले एरिया का 0.81 टाइम्स होगा, तो कम कितना हुआ? 1 माइनस 0.81, कितना कम हो गया? 19%। तो ये तो है शॉर्टकट, समझ आया? पहले तो आप 10% घटाओ, 10% घटा के मिला के आपको 0.9, क्या मिला? क्या मिला? 0.9 मिल गया। अब 0.9 अगर है तो 0.9 का कर दो स्क्वायर, क्योंकि रेडियस से एरिया पे जाना है। 0.81, अब 0.81 1 से कितना कम है? 0.19 कम है ना? तो यानी आपने कितना कम किया है? 19%। ये तो है शॉर्टकट। अब इसको अगर बेसिक क्वेश्चंस में आ जाए, सब्जेक्टिव में आ जाए, तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे? तो आपको रेडियस को x मानना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। सो लेट से रेडियस को मैंने क्या मान लिया? x। ओके, तो ये तो ओरिजिनल रेडियस है, तो ओरिजिनल एरिया कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा आर की जगह। तो ये तो हो गया ओरिजिनल केस। ये क्या हो गया? अब डिक्रीज होने के बाद नया रेडियस और नया एरिया देखते हैं। तो नया रेडियस जो होगा वो 10% रिड्यूस हो चुका है, तो x का 10% रिड्यूस कर दूंगा तो कितना बचेगा? क्या? x/10 तो रिड्यूस हुआ है ना, x तो पहले ही था और 10% रिड्यूस हो गया, यानी x/10 रिड्यूस हो गया, तो 9x/10 बचेगा, यानी x का 90% बच गया, x का 10% कम हुआ, कितना बचा? तो अब की बार नया रेडियस क्या है? 9x/10। अब जब आप एरिया निकालोगे पाई आर स्क्वायर से, तो आप नए रेडियस का स्क्वायर करोगे, तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, तो 9x/10 का होल स्क्वायर। ऐसे करेंगे, कितना आएगा ये? तो 9 स्क्वायर यानी कि 81 पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। ओके, यही करोगे? ठीक है, तो पिछले एरिया से अब कितना एरिया कम है वो आपको निकालना है। पिछला एरिया कितना था? पाई एक्स स्क्वायर, माइनस अब एरिया कितना है? 81 पाई एक्स स्क्वायर बाय 100। इसको माइनस करूंगा तो 100 एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये 100 पाई एक्स स्क्वायर, जिसमें से क्या घटाना है? 81 पाई एक्स स्क्वायर, तो 100 में से 81 गए तो 19 पाई एक्स स्क्वायर बाय 100। इतना कम हुआ है, कितने पे कम हुआ है? उतने पे कम हुआ है, पाई एक्स स्क्वायर इनटू परसेंटेज। कैसे निकालते हैं 100? परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालते हैं? कितना कम हुआ है वो तो लो न्यूमरेटर में, पहले क्या था वो लोगों डिनोमिनेटर में, और इनटू 100। जैसे किसी ने पूछा कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, तो जो बड़ा या घटा वो तो रखो न्यूमरेटर में, नीचे क्या रखो? जो पहले था। नीचे क्या रखोगे? जो पहले था, ओरिजिनल क्या था, और फिर इनटू क्या कर दूंगा मैं? 100। तो कितना कम हुआ? ये कम हुआ। ओरिजिनल क्या था? वो था, इनटू 100। तो ऐसा जब मैं करूंगा तो देखो कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ। पाई एक्स स्क्वायर से पाई एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 100 से 100 कैंसिल आउट, आंसर इज 19% डिक्रीज। सो ये तो हो गया लॉन्ग कट या सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने का तरीका। समझे क्या? ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, if the sum of the areas of two circles with radii r1 and r2 is equal to the area of the third circle of the radius r, then r1 r2 और r में क्या रिलेशन है वो आपको सोचना है। तीन सर्किल है मेरे पास, तीन सर्किल है, सर्किल 1, सर्किल 2 थोड़ा सा छोटा बड़ा मान लो, और इन दोनों का एरिया बना के मिला के एक तीसरा सर्किल बनता है। ऑब्वियसली इन तीन दोनों से बड़ा होगा, बड़ा नहीं बना पाया, इधर बना, इधर बना। ठीक है, ये इन दोनों के एरिया का टोटल है, तो इसकी रेडियस क्या है? r1, इसकी रेडियस क्या है? r2, और इस बड़े सर्किल जो रिजल्टेंट सर्किल है उसकी रेडियस है r। तो इन दोनों की रेडियस और इसकी रेडियस में क्या रिलेशन होगा? तो क्योंकि कॉन्सेप्ट एरिया का है तो स्क्वायर्स कर दो, और कॉन्सेप्ट अगर सरकमफ्रेंस का होता तो एज इट इज जोड़ देते। अगर कॉन्सेप्ट सरकमफ्रेंस का होता तो क्या कहता है? r1 प्लस r2 बराबर r। कॉन्सेप्ट अगर रेडियस का होता तो क्या करता है? इसका रेडियस बराबर इसका रेडियस। अगर कॉन्सेप्ट डायमीटर का होता तो भी क्या करता है? इसका डायमीटर बराबर इसका डायमीटर। लेकिन कॉन्सेप्ट एरिया का है, तो एरिया का है तो इसका स्क्वायर
प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। अब ऐसा ऑप्शन चेक करो कहाँ है, सी, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। समझ आया? ठीक है। डिग्री अगर 1 हो तो एज इट इज जोड़ लेते हैं, डिग्री अगर 2 हो तो स्क्वायर करके जोड़ते हैं, और कल को डिग्री अगर 3 हो जाए, मान लो यही क्वेश्चन में उसमें बना दूं स्फीयर में, 3D ऑब्जेक्ट होता है ना स्फीयर, स्फीयर के वॉल्यूम की बात करते हैं। चलो दो स्फीयर्स हैं, एक की रेडियस है R1, दूसरे स्फीयर की रेडियस है R2, और जो रिजल्टेंट स्फीयर उन दोनों को पिघला के एक नया स्फीयर बना रहे हैं, उसकी रेडियस बन रही है R। तो अब इन तीनों की रेडियस में क्या जो होगा रिलेशन होगा, तो पता है क्या होगा, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब बराबर R2, क्योंकि वो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। 48 देखो, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल एंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। एक सर्किल है जिसका सर्कमफ्रेंस और एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर दोनों बराबर है। पहले तो आप ये देखा करो कि ये जो दो क्वांटिटीज इक्वेट की गई हैं वो इक्वेटेबल भी है क्या, मतलब उनको इक्वेट किया जा सकता है क्या? तो सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर को इक्वेट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि ये भी डिग्री 1 है और ये भी सर्कमफ्रेंस को एरिया से नहीं कर सकते, एरिया को वॉल्यूम से नहीं कर सकते, वॉल्यूम को सर्कमफ्रेंस से नहीं कर सकते, डायमीटर को एरिया से नहीं कर सकते। समझ गए? सेम नेचर के टर्म जो लोग होते हैं वही कंपेरेबल होते हैं। समझ गए ना? तो सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर को हम कंपेयर कर सकते हैं। सर्कमफ्रेंस भी बाउंड्री का सम होता है, पेरीमीटर भी बाउंड्री का सम होता है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल होता है क्या है, बोलो? अरे फॉर्मूला वाइज ये बराबर है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, बोलो मैम? 4a। ठीक है, तो ये पेरी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल है, ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है। यहां से 2 से 2 तो कट गया। अब क्या पूछ रहा है, तो एरिया में क्या रिलेशन होगा, एरिया बराबर होगा, बड़ा होगा, या कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं होगा, ये सवाल है। ठीक है, तो बताओ क्या रिलेशन होगा, इक्वल होगा अगर दोनों की बाउंड्री बराबर है, मतलब इसकी जो बाउंड्री है और क्या सर्किल का एरिया ज्यादा बड़ा होगा। बताओ, लेकिन उधर 2a भी तो है। देखो अगर इसके पास r है तो उसके पास a नहीं है, उसके पास 2a है। तो r का स्क्वायर, जैसे एरिया को कंपेयर, एरिया को जब अपन करेंगे तो r का स्क्वायर हो गया और पाई का भी स्क्वायर हो गया, और एरिया को जब करेंगे तो 2a का 4a स्क्वायर हो गया। अब रेडियस और ए साइड का जब तक रिलेशन पता ही नहीं है तब तक कैसे पता लगाएंगे कि ये बड़ा या ये बड़ा? ठीक है, नहीं पता लगा सकते। चलो एक बार बेसिक तरीके से भी देख लो, एक बार बेसिक तरीके से भी देख लो बेटा। ये लो 2 पाई r को हमने किससे इक्वेट कर दिया, 4a से। सो 2 से 2 काट दिया हमने, तो यहां से काम करते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई r बाय 2। ओके, अब दोनों का एरिया निकालते हैं। तो सर्कल का एरिया क्या होता है बोलो, पाई r स्क्वायर, और इसका क्या होगा, स्क्वायर का क्या होगा देखते हैं। बोलो सर्कल का क्या होता है, स्क्वायर का क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, लेकिन ए की वैल्यू है आपके पास, डालो पाई r बाय 2 का होल स्क्वायर। चलो कंपेयर करो, तो इट इज लाइक पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाय 4। अब आपको ये कंपेयर करना है कि पाई r स्क्वायर बड़ा है या पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाय 4 बड़ा है। पाई r स्क्वायर बड़ा है या पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाय, इसका एरिया ये निकला, इसका एरिया ये निकला, तो दोनों में से कौन बड़ा? दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर तो r की किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमेशा बराबर होंगे क्या, सवाल ये है। और या फिर हमेशा ये बड़ा होगा या हमेशा वो बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, कैसे? तो ये इसके साथ पाई का भी तो एक देखो, इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो एक बार। चलो ये पाई से ये एक पाई गया, तो अब इसके पास तो केवल r स्क्वायर है, और उसके बाद क्या है, पाई r स्क्वायर बाई 4। ओके, तो ये तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल किया हमने, तो इसके पास तो क्या बचा, 1, इसके पास क्या बचा। अब आप ये सोचो 1 और पाई बाय 4 में से कौन बड़ा है, पाई की वैल्यू
3.14 उसका 1/4 हिस्सा करेंगे, कितना आएगा 0. हाँ मतलब ये 1 से छोटा ही आएगा, तो ये बड़ा है, दैट मीन्स सर्किल का एरिया बड़ा है। चाहे जो मर्जी है आप रेडियस ले लो, चाहे जो मर्जी आप रेडियस ले लो, सर्किल का एरिया क्या आएगा, हमेशा बड़ा आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, एरिया ऑफ सर्किल विल बी ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। The area of the largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius r units is what? सबसे बड़े ट्राइंगल का एरिया जो कि एक सेमी सर्किल में इंस्क्राइब हो सकता है, तो ये सेमी सर्किल, इसमें इंस्क्राइब करो आप क्या, ट्राइंगल। तो इसमें सबसे बड़े से बड़ा ट्राइंगल जो आप इंस्क्राइब करोगे ना बेटा, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा कुछ इस टाइप। इससे बड़ा ट्राइंगल नहीं इंस्क्राइब कर सकते आप, कर सकते हो क्या बताओ? सबसे बड़े से बड़ा ट्राइंगल यही इंस्क्राइब कर सकते हो, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा जिसकी हाइपोटेन्यूज खुद डायमीटर होगी। ठीक है, ठीक है, तो अगर इसकी रेडियस r है तो r और r ये कितना हो गया 2r। तो अब इसका एरिया निकालना है, किसका, एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? सर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 करके माइनस कर दो एरिया को ट्रायंगल करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल का ही तो एरिया चाहिए बेटा, उसको माइनस क्यों करूं? उसी ट्राइंगल का तो एरिया चाहिए मुझे। अच्छा, इससे बड़ा ट्राइंगल बन सकता है कि वो भी सोच लो, क्या पता बन सकता हो, बन सकता है। आप सोचो, ये इस ट्राइंगल के बारे में सोचो जरा, जो मैं बना रहा हूं। पक्का छोटा है? बराबर भी हो सकता है। हाँ हाँ बोलो बोलो। और ऐसा सर वो तो एरिया निकालने का कर लिया सर बड़ा है ये रेडियस को डायमीटर क्या क्या क्या, डायमीटर के दोनों किसको बेस ले लूं? अच्छा, डायमीटर को बेस ले लूं, तो दैट मीन्स ये तो बेस, तो फिर सुनना जरा सुनना, अगर इसको बेस ले लूंगा ना, तो जैसे मैं हाइट बनाऊंगा ना, वो हाइट सर्किल के बाहर बनेगी। सर्किल के आइसोसेलेस ट्राइंगल तो आप ऐसे ही बना सकते हो, और क्या, और ये हर हाल में 90 डिग्री बनेगा, सर इक्विलेटरल बनाओ, ये हर हाल में 90 डिग्री बनेगा बेटा। सर इक्विलेटरल। अच्छा आप इक्वल, हाँ ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है बेटा। देखो आप इस ट्राइंगल से भी बड़ा ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल भी जो बनेंगे ना, वो भी अलग अलग एरिया के बनेंगे, तो राइट एंगल ट्राइंगल में भी जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, उससे बड़ा ट्राइंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब ये राइट एंगल भी है और साथ में ये आइसोसेलेस भी है। अब सोचो जरा, तो ये आर आर कितना हो गया 2r। तो अगर ये 2r है तो आपको ये पता लगाना है, यानी कि ये वाला ट्राइंगल हमने गलत बनाया था। केवल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल सबसे बड़ा ट्राइंगल बनेगा, जो कि एक सेमी सर्किल में इंस्क्राइब किया जा सकता है। तो अगर ये r और r 2r हो गया, तो आपको पता लगाना है कि ये साइड और ये साइड कितनी होगी, क्योंकि उसी से ये भी 45 है और ये भी 45 है। तो ये साइड कैसे निकालेंगे, लेट्स से बताओ। देखो ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, नहीं तो सिंपल पाइथागोरस से हो जाएगा। लेट्स से ये साइड मैंने x मान ली, तो उसको भी x मानना पड़ेगा। अगर इसको x मान ली, क्योंकि आइसोसेलेस है, तो उसको भी x मानना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले x का स्क्वायर बराबर r प्लस r कितना हो गया 2r का स्क्वायर, यानी कि 4r स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, 2 से 2 टाइम्स कटा, तो x की वैल्यू क्या हो गई √2r। तो x आ गया, तो एरिया बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो भी है ये ए बी सी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस भी x है और हाइट भी x है, दोनों ही x है ना, तो इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस भी x हाइट भी x। तो सीधे चाहो तो x स्क्वायर की वैल्यू भी डाल दो,
बेस भी है x है और हाइट भी x है, तो हाफ इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर की चाहो तो सीधे सीधे वैल्यू डाल दो, क्या आ रही थी 2r²। तो हाफ इंटू 2r², 2 से 2 करता, आंसर इज r²। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। r², यानी कि ऑप्शन नंबर ए 50th। If the area of the sector of a circle is this of the area of the circle, then the angle subtended by the at the center is। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर पूछा नहीं है, बताया है। तो पूछा क्या सर? थीटा। थीटा ही तो पूछा है। तो मुझे बताओ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाय, हाँ, माइनस इंटू 2 पाई आर। पाई आर स्क्वायर को मैं एरिया ऑफ सर्किल भी कह सकता हूं। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि उसने कुछ ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेशन दी है। तो मुझे बताओ एरिया ऑफ सेक्टर जो है, एरिया ऑफ सर्किल का कितना पार्ट है? पाई बाय 16 पार्ट है, यानी कि एरिया, हाँ जो भी है, एरिया ऑफ सर्किल को मैं इसके नीचे चला सकता हूं। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्किल। ओके, तो उधर क्या बचेगा आरएचएस में? पाई थीटा बाय 360। अब इसकी वैल्यू गिवन है कितनी? 5/18। तो इसकी जगह क्या डाल दूंगा भाई? सेक्टर का एरिया सर्किल के एरिया का 5/18 पार्ट है, तो यानी कि इसकी रेशियो गिवन है मुझे 5/18 इक्वल टू थीटा बाय 360। तो यहां से थीटा को सॉल्व कर लो, कर सकता हूं। थीटा इक्वल टू 360 इंटू 5 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया 18। तो 18 2 जा 36, 20 इंटू 5 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। मार्किंग बिल्कुल सबकी एक्यूरेट होनी चाहिए, ये क्रॉस चेक होगी। अगर इनकेस किसी ने मार्किंग गलत की है, मैं साइन भी करवाऊंगा, तो फिर उसको गलत मार्क करना है भाई। कुछ भी काटा पीटी है उस क्वेश्चन नंबर के आगे, तो आपको गलत मार्क। मतलब क्वेश्चन नंबर 40, ओके, उसको 2 बना दिया, और क्वेश्चन नंबर 2 पहले किया हुआ था क्या? अच्छा, 40 को काट के 42 बना दिया, और फिर 40 किया ही नहीं। ये तो कारस्तानी, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये तो पता है क्या चालाकी की है किसी ने? जैसे क्वेश्चन नंबर 40 लिख दिया मैंने, उसके सामने बी ऑप्शन डाल दिया। अब मुझे अचानक याद आया कि यार इसका आंसर तो ए है, तो मैं वो क्वेश्चन चुन लेता हूं जिसका आंसर बी है, उसको पहले सॉल्व करके और उसका सीरियल नंबर चेंज कर देता हूं ना। रॉन्ग। बहुत सारे सब गलत करो, करेक्शन जितने भी हैं सब गलत करो। देखो ये ऑप्शन डी पे काटा पीटी है, सही है ना? ऑप्शन डी पे काटा पीटी है, इसको सही गलत करो। नो, नॉट अलाउड। आप छोड़ सकते हो, आप काटा पीटी नहीं कर सकते। पूरा काट के बाद में उस क्वेश्चन को नहीं लिख सकते हो, बात तो वही हो गई ना। तो आप उसके मार्क्स काट दो ना, जो भी काटा होगा। क्यों किया उसने ऐसे, काटा पीटी क्यों करी? जब मैंने साफ साफ कहा था क्लीन वर्क चाहिए मुझे, तो काटा पीटी करने का विषय नहीं आता। ठीक है, और कोई इंस्ट्रक्शंस देने हैं, पूछना है ईशानी, कुछ पूछना है? ठीक है, अगर मार्किंग सही नहीं करी तो चेक करने वाले के कटेंगे मार्क्स। अभी तो तू कर दे। हाँ जी, कौन से क्वेश्चन की बात करेंगे अब बताओ? 48। तो वो साफ साफ पता चल रहा है कि ये तो बीच में कारस्तानी है, तो गलत है। ठीक है, पता चल जाता है कि ये मॉडिफाइड है या नहीं। If the circumference of a circle and the perimeter of a square are equal, अगेन सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर को कंपेयर कर रहा है और वापस वही इक्वल है, ये कर लिया क्या? ओके, सॉरी 40, वही मैं कहूँ कि 51, ये वाला, ये उदित वाला करना है। ओके, द व्हील ऑफ उदित मोटरसाइकिल इज ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। उदित की मोटरसाइकिल का पहिया 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, रेडियस वाला है। सो हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस?
तो कितनी बार कितने रिवॉल्यूशंस उस पहिए को करने पड़ेंगे। जैसे एक रिवॉल्यूशन जब वो करेगा तो एक सरकमफ्रेंस कवर होगा, समझ गए। जैसे सपोज करो पहिए को मैं एक बार घुमाऊं तो गाड़ी आगे जाएगी, तो गाड़ी आगे कितनी गई, किसने कहा भाई कितना आगे गई, तो उसका सरकमफ्रेंस निकाल लो पहिए का, उतना ही गाड़ी आगे जा सकती है। समझ गए, क्लियर है। यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड को आप सरकमफ्रेंस से निकाल सकते हो, जितने रिवॉल्यूशन करे उतने सरकमफ्रेंस। मान लो 10 रिवॉल्यूशन करे तो 10 सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल है। मान लो 100 रिवॉल्यूशन करे तो 100 सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगी। डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालेंगे, सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय जितने भी रिवॉल्यूशंस हो। ओके, चलिए आइए। How many revolutions per minute must the wheel make so as to keep a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। तो रिवॉल्यूशंस में एक मिनट में कितने बनाऊं ताकि मेरी इतनी स्पीड मेंटेन रहे, मतलब पहिए को कितने रिवॉल्यूशन बनाने पड़ेंगे एक मिनट में ताकि इतनी स्पीड मेंटेन रहे। तो पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर होती है। तो एक रिवॉल्यूशन में एक सरकमफ्रेंस के बराबर, एक रिवॉल्यूशन में एक सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर होती है। बोलो सरकमफ्रेंस क्या है, 2πr। ओके, सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है 35। तो 7 से 5 कट की कितना बचा, 5 टू 10, 220 सेंटीमीटर। यानी कि एक रिवॉल्यूशन में 220 सेंटीमीटर कवर होता है। ठीक है, स्पीड क्या है, स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक घंटे में 66 किलोमीटर, तो वो मिनट की बात कर रहा था तो हम भी मिनट में चेंज कर देते हैं, और जब इसको मिनट में चेंज करेंगे तो किलोमीटर को नहीं, वैसे मीटर में करना चाहिए लेकिन मैं करूंगा सेंटीमीटर में, क्योंकि रिवॉल्यूशन मेरे को सेंटीमीटर में, उसको मीटर में करें तो फिर वो 2.2 बनेगा। तो इसको अच्छा फिर बाद में अगर जरूरत पड़ी तो कर देंगे। सो 1000 से मल्टीप्लाई करते ही मीटर में हो गया, और 100 से मल्टीप्लाई करते ही वो डिवाइडेड बाय एक घंटे में कितने मिनट होते हैं बताओ, 60 मिनट्स होते हैं। तो इसको काटो, 0 से 0 ये काटो, 6 से 11 ये काटो, सो इट कम्स आउट टू बी 11 1 2 3 4 1 2 3 4 मीटर नहीं सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब है कि एक मिनट में 1,10,000 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर होती है। एक चक्रे में इतनी डिस्टेंस कवर होती है, तो कितने चक्रे लगाने, इसको इससे डिवाइड कर दो। समझ गए, नहीं समझे। स्पीड का मतलब क्या होता है, मैंने कहा 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड क्या इंफॉर्मेशन देती है कि एक घंटे में इतनी डिस्टेंस कवर होगी, इतनी एक घंटे में इतनी डिस्टेंस कवर होगी। तो मैंने एक मिनट की डिस्टेंस निकाल ली, एक मिनट में इतनी डिस्टेंस कवर होगी। अब डिस्टेंस तो इतनी कवर हो रही है और एक रिवॉल्यूशन में इतनी डिस्टेंस कवर हो रही है, तो रिवॉल्यूशंस कितने लगाने पड़ेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड को एक रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस से डिवाइड कर दें। समझ गए, 1 1 1 2 3 4 ये भी सेंटीमीटर में है और वो भी सेंटीमीटर में, तो डिवाइड करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आ जाएंगे 0 से 0 22 5 जा 110 500 रिवॉल्यूशन इज द फाइनल, 500 रिवॉल्यूशन इज द फाइनल, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे 52। In the given figure, 3 arcs have been drawn of radii 14 centimeter each using the vertices P, Q and R. बुक का क्वेश्चन लग रहा है क्या, मतलब बुक का तो नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऐसा किया है हमने पहले, सैंपल पेपर। ठीक है, एक इस गिवन फिगर में 3 आर्क्स बना दी हमने पी क्यू आर से। यहां से एक आर्क बना दी, पी को सेंटर लेके, क्यू को सेंटर लेके और आर को सेंटर लेके। आगे बढ़ते हैं, रेडियाई क्या है 14 14, यानी इसकी रेडियाई भी 14 14, इसकी भी रेडियाई 14 14 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन यानी 3 सेक्टर्स का एरिया चाहिए उसको, इसका 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 3 सेक्टर्स का एरिया चाहिए। अब सेक्टर का एरिया कौन सी बड़ी बात है, हम सेक्टर का फॉर्मूला लगा के तीनों को जोड़ देंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका। बट द प्रॉब्लम इज सेक्टर का एरिया निकालने के लिए 2 चीजें की जरूरत होती है, एक तो थीटा और एक रेडियस। रेडियस तो तीनों के बराबर है लेकिन सर थीटा नहीं दिया, तो थीटा नहीं दिया तो सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, अगर रेडियस तीनों की बराबर है
तो तीनों का थीटा मिला के 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल का एंगल सम क्या होता है। लेकिन अगर तीनों की रेडियस अलग अलग है तो फिर डेटा इनसफिशिएंट है, फिर इसमें इस सेक्टर तीनों सेक्टर्स का एरिया नहीं बताया जा सकता जब तक आप थीटा क्लियर नहीं करो। जब तक आप थीटा क्लियर नहीं करो कि ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, ये एंगल कितना। समझ आया? मौलिक एंड विनित क्या प्रॉब्लम है दोनों को? हाँ हाँ, बोलो क्या कंफ्यूजन है? ये नोटबुक किसकी है? अच्छा, आपको इसके ऊपर बिठाया भाई, ये चेक करे फिर आप क्रॉस चेक करो। तो आप मुझसे पूछो ना, आप अपने पे ध्यान दो, एक दूसरे की हेल्प करने में ध्यान मत दो, ठीक है ना? हेल्प करने का समय गया, अब खुद की कर लो बस, वो खूब है। हाँ जी, क्या कहा मैंने कि अगर तीनों सेक्टर्स का रेडियस बराबर है तो थीटा ना भी गिवन होगा तो मैं क्या कर दूंगा, तीनों को जोड़ दूंगा। ओके, लेकिन अगर रेडियस अलग अलग गिवन है, जैसे इसका 14 है, इसका 13 है और उसका 15 है, तब अब आपको तीनों का थीटा भी देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि लेट से आपको थीटा गिवन नहीं था, तो एक बार के लिए मैंने थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 मान लिया। एरिया ऑफ सेक्टर 1 प्लस, अच्छा कोई लेट हो रहा हो, मतलब दूर जाता हो, लाइक तन्नू, आपको लेने आएंगे? अपने आप जाओगे? मुंडिया, तो जाओ बेटा, फिर अंधेरा हो रहा है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो रुको, और प्रॉब्लम है तो आपको रोकेंगे नहीं, आप जा सकते, क्योंकि आपका घर, समय पे घर पहुंचना ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब आप डिसाइड कर लो, हमारी तरफ से आप जा भी सकते हो, रुक भी सकते हो, हम भगा भी नहीं रहे, रोक भी नहीं रहे। ठीक है, कल को सर ने भगा दिया। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर 1, सो थीटा 1 बाय 360 इंटू पाई आर। अब आर सबका सेम है, आर सबका सेम है ना, तो आर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, थीटा 2 बाय 360 इंटू आर, इसका भी सेम है। अभी मैं क्या रामायण गा रहा था, अभी मैं क्या रामायण गा रहा था, गा के बताना कोई एक जना, कि अगर तीनों का रेडियस सेम है तो ही आप इन तीनों को जोड़ के 180 बना सकते हो। अगर तीनों का रेडियस भी अलग अलग है तब आप इस क्वेश्चन का आंसर तभी निकाल सकते हैं जब तीनों का थीटा अलग अलग गिवन हो। नहीं हो गिवन तो यू कांट फाइंड, डेटा इनसफिशिएंट विल बी द आंसर। यही गाना गाया था अभी मैंने। ठीक है, सो कॉमन क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360, और बचेगा क्या, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा। अब थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 कुछ भी हो मेरी बला से, पर तीनों का सम तो 180 होता है। ठीक है, अब ये तीनों एक साथ कैसे आ गए, जब आर सेम था। मान लो ये आर अलग अलग होता तो थीटा 1 से R1 चिपका रहता, थीटा 2 से R2 चिपका रहता, क्योंकि कॉमन नहीं आता ना आर, फिर आर कॉमन नहीं आता, आर उनके साथ ही चिपका रहता, और थीटा 3 से R3, तो फिर इनका तीनों का सम नहीं कर सकता था मैंने। लेकिन बदौलत किसकी, आर की, कि वो कॉमन होके बाहर बैठा है, क्योंकि तीनों का सेम है, तो इसलिए थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 सम होके 180। ठीक है, तो 180 से 2 टाइम्स कट गया, सो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 14 इंटू 14, और पाई की वैल्यू भी रख दो 22/7, और एक 2 भी रह गया नीचे, 7 2 जा 14 से 14 हटाओ, 14 इंटू 22 करो, 14 2 जा 28, रिमाइंडर 2, 14 308 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी 53 पे आओ, कर दूं डिलीट। A piece of wire 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट, एक 20 सेंटीमीटर लंबे वायर को बेंट यानी कि मोड़ दिया गया, बेंट यानी बैंड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म, बेंट, BEND, बैंड होता है ना मोड़ देना, ठीक है, इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क, जैसे ये वायर है ना, इस वायर को ऐसे बेंड करके एक आर्क बना दी गई। ओके, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके, ठीक है, मेटल वायर मान लो, सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जैसे ही मैंने इसको आर्क का रूप दिया तो इसका थीटा कितना बना, 60 डिग्री, मतलब इसका जो भी सेंटर रहा होगा वहां पे इसका थीटा कितना बना, 60 डिग्री। तो रेडियस बताओ, यानी कि ये रेडियस पता करो। समझ आया? अब सपोज करो आपने इस वायर को मोड़ दिया और मोड़ के आर्क का रूप दे दिया, तो ऐसा करने से इस वायर की लेंथ थोड़ा ना कम हो गई, तो इसकी जो लेंथ है वो लेंथ ऑफ आर्क होगी। इसकी लेंथ थी 20 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन थी, तो लेंथ ऑफ आर्क भी 20 सेंटीमीटर होगी, और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर, और ये लेंथ ऑफ आर्क मुझे गिवन है कितनी, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि बदलेगी नहीं, उतनी रहेगी।
थीटा भी गिवन है कितना 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 और आर मिसिंग है जो आपको, अच्छा पाई की फॉर्म में आंसर चाहिए तो बढ़िया है, फिर 2 पाई ऑप्शन देखा करोगे, पाई रखना है या पाई की फॉर्म में आंसर, 2 पाई इंटू आर, सब्जेक्टिव में तो आपको पाई सॉल्व करके ही आना है, आंसर शीट में पाई नहीं, आंसर शीट सब्जेक्टिव में कैसे मिलेगी, थीटा के बाद 37 में पाई लो। नहीं वो उस चीज के लिए गलत नहीं कर सकता, उसके वो आंसर बिल्कुल ऐसे थोड़ा ना टिक मार्क करता है, वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी होता है, इतना वो समझता है कि पाई की वैल्यू को 22/7 करता है तो उसको गलत नहीं किया जा सकता, इतना वो भी समझता है, ऐसा नहीं आएगा कोई नो सीखिया कि हाँ इधर तो पाई है इधर 22/7 काट दे, ऐसा नहीं आएगा, डोंट वरी, इतना भी अत्याचार नहीं होगा आपके साथ। आ जाओ, तो 60/360 यानी कि 1/6, फिर 3, तो आर की वैल्यू बताओ, पाई/3 बचा है यहाँ पे, पाई/3 को उधर पहुंचा दूं तो 20 इंटू 3/पाई यानी कि 60/पाई, ऑप्शन नंबर बी। चलें? क्वेश्चन नंबर 53 के बाद आ जाओ 54। हाँ नहीं गलत, 54 in the given figure PST, RTQ and PAQ are three semicircles. PSR sorry, PSR, P से लेके S पे जाओ, S से लेके R पे आओ, ये एक सेमी सर्किल है, मतलब ये आर्क है, तो ये आर्क एक सेमी सर्किल बना रही है, फिर RTQ भी एक सेमी सर्किल बना रही है, R छुप गया क्या फिर से, पूरा मिल गया, हाँ हाँ RTQ, क्या कह रहे हो, RTQ ये आर्क भी एक सेमी सर्किल बना रही है, और PAQ भी एक सेमी सर्किल बना रही है, यानी 3 सेमी सर्किल है यहाँ पे, एक ये रहा, उससे ऊपर एक और ये रहा। भाई हमको डाउट हो कि अगर ये सेमी सर्किल परफेक्टली बनता है कि नहीं बनता है, तो उसने क्लियर कर दिया कि बनता है, उसने क्लियर कर दिया, भाई फिगर से हम कई बार डाउट में आ जाते हैं कि पता नहीं ये परफेक्टली सेमी सर्किल है या नहीं है, तो टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, तो उसने क्लियर कर दिया कि ये सेमी सर्किल है, ठीक है। तो और तीसरा सेमी सर्किल जो है वो क्या है, QRT, ये नीचे वाला। तो अगर ये तीनों सेमी सर्किल है तो इनका एरिया सेमी सर्किल के एरिया के फॉर्मूले से निकल सकता है, ठीक है। अब क्या चाहिए, इनके रेडियस भी दे रखी है, डायमीटर दे रखी है, सॉरी, तो जो रेड वाला सर्किल है उसकी डायमीटर है 10, तो 10 है तो रेडियस क्या हो जाएगी 5, और ये जो है RTQ नीचे वाला सर्किल है, इसकी डायमीटर है 3, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 1.5, और जो ये बीच वाला है ब्लू वाला, इसकी रेडियस है 7, क्योंकि टोटल थी 10 में से 3 ये ले गया तो 7 ये बचा, टोटल 10 था, 3 ये ले गया तो 7, तो 7 का आधा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 3.5, तीनों की रेडियस आ गई। अब आपको पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन है उसका पेरीमीटर चाहिए, उसका एरिया नहीं चाहिए, उसका क्या चाहिए, और पेरीमीटर का मतलब याद रखना हमेशा, कभी भी किसी क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर पूछे तो किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर लो, लेकिन खत्म उसी पॉइंट पे होना चाहिए, वही उसका पेरीमीटर माना जाएगा। जैसे मैंने इस पॉइंट पे स्टार्ट किया, तो आप कहीं से भी घूम के पूरी बाउंड्री क्रॉस करके वापस उस पॉइंट पे जब तक नहीं आते तब तक उसका पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस खत्म नहीं होगी, यानी जहां से स्टार्ट करो वहीं पे वापस आ जाओ, और टोटल कितनी लेंथ आपने कवर करी वही पेरीमीटर। तो पहले तो शेडेड रीजन पहचान है, वो पहचान लिया था मैंने, क्लियर भी कर दिया था कि वो थोड़ा सा लाइट है, लेकिन ये वाला शेडेड रीजन, ये पूरा शेडेड रीजन है, बोलो। तो बताओ पेरीमीटर क्या होगा, सबसे पहले P से जाओगे, A से होते हुए Q पे आओगे, फिर Q से जाओगे T से होते हुए R पे आओगे, फिर R से S पे होते हुए P पे जाओगे, तो ये जो टोटल लंबाई होगी यही पेरीमीटर होगा। सो 3 टुकड़ों में तोड़ दूं मैं, 3 टुकड़ों की 3 आर्क की लंबाई का समय है, ठीक है। सो सबसे पहले तो आर्क ब्लू वाली बताओ कौन सी होगी, PAQ, आर्क PAQ की लंबाई प्लस, फिर ब्लैक वाली बताओ RTQ की लंबाई प्लस लास्ट वाली बोलो PSR है, वो PSR की, इन तीनों की लंबाई का सम करना है, वही पेरीमीटर होगा। बताओ, देखो ब्लू से जाऊंगा, ब्लैक पे आ जाऊंगा, फिर रेड पे आके वापस उसी पॉइंट पे खत्म करूंगा, तब जाके पेरीमीटर खत्म होगा शेडेड रीजन का, ठीक है। अब लेंथ ऑफ आर्क का 3 बार फॉर्मूला लगा दो, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360, हाँ चाहो तो लेंथ ऑफ आर्क क्या लगेगा, पाई आर,
ओके देखो, अगर वैसे लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई ये होता है। लेकिन अगर सेमी सर्किल है, अगर सेमी सर्किल है, वो आर्क क्या है, सेमी सर्किल है, तो थीटा 180 हो जाता है। तो 180 से 360 डिवाइड करके 2 से 2 कट के, तो 2 पाई आर का आधा ही रह जाता है पाई आर। तो अगर हमको क्लियर कट पता है कि सेमी सर्किल है, तो मेरे को लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला शॉर्ट करके मैं पाई आर भी सीधा लगा सकता हूं। तो इसमें पाई आर, तीनों का आर अलग है, पाई आर 1, पाई आर 2, पाई आर 3। सो पाई तो ले लो कॉमन, R1 प्लस R2 ये निकाल ही रखा है मैंने, 5 1.5 कितना हुआ, 1.5 3.5 10 हो गए। तो पाई इंटू 10 यानी कि 22 बाय, अच्छा 22 नहीं 3.14 कह रहा है वो, 3.14 इंटू 10 गिव्स मी 31.4 सेंटीमीटर। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। फिफ्टी फाइव चले, अटेम्प्ट किया था किसने 55? यस सर। या इसने कर इसने 55 इन द गिवन फिगर, 55 भी सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। 55 मिला किसी को? हाँ। इन द गिवन फिगर अ सेमी सर्किल एंड अ सर्किल आर इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल में एक सेमी सर्किल और एक सर्किल, नहीं सर्किल इंस्क्राइब है। तो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल टू डेट ऑफ द सेमी सर्किल, तो जो ये सर्किल है और ये सेमी सर्किल है, इसके एरिया का रेशियो क्या होगा और कैसे निकाला जाए? लेट्स से ये सेमी सर्किल है, तो जो इसकी लेंथ होगी, जो इसकी लेंथ होगी उसका आधा रेडियस होगा, होगा। सो लेट्स से ये तो हो गया मेरा, बड़े वाले का मैं ले लेता हूं कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर कैपिटल। अब पूछ बस ये सोचना है आपको कि इसकी रेडियस का इसकी लेंथ या ब्रेड्थ से क्या कनेक्शन है। सोचो। हम्म बी से और ए और सी बड़े और सेमी सर्कल में दोनों टेंजेंट थे और थोड़े में टेंजेंट। देखो अगर एक बार मैं फिगर बड़ा करता हूँ, ट्राई टू फिगर इट आउट। वैसे अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है, पर थोड़ा सा ट्राई करो। और बड़ा करेंगे, चलो और ले लो, कर दो ठीक है। चलो देखो, लेट्स से कि ये तो है डायमीटर, तो ये रेडियस कैपिटल आर, ये भी रेडियस कैपिटल। तो अगर ये आर है, तो अगर मैं इसको यहां से यहां कनेक्ट करूं तो ये भी आर है, यहां से यहां, ये भी रेडियस होगा कैपिटल आर, होगा। अब इसको आगे मैं कंटिन्यू करूं, पूरा बी तक मिला दूं, बी तक मिला दूं, तो बी तक मिलाऊंगा तो डायमीटर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। सो लेट्स से कि मैंने इसको यहां पे ब्रेक किया, तो ये स्मॉल आर और ये भी स्मॉल। अच्छा और सुनो, अगर मैंने इसको, देखो अगर मैंने इसको ऐसे कनेक्ट किया, ऐसे ऐसे, और इसको फिर नीचे भी ले आया मैं, ठीक है। अब मुझे बताओ ये टोटल ब्रेड्थ क्या है, वाई। ये टोटल ब्रेड्थ क्या है, वाई। या नहीं, वाई नहीं, क्या लें इसको,
बोनस के नाम लेट से देखो ये है x, ये है x, लेट से ये x है तो ये भी x है, ओके ये x है तो अभी भी थोड़ा सा डिस्टेंस बचता है क्या इधर? नहीं बचता, पूरा कनेक्ट होता है ना। क्यों बचेगा नीचे? लेकिन पॉइंट की कोई विड्थ नहीं होती, बचेगी नहीं। देखो अरे ये जो है एक पॉइंट है, अब पॉइंट की कोई विड्थ नहीं होती, हम ड्रॉ करते हैं तो उसकी विड्थ बन जाती है, लेकिन मैथमेटिकली पॉइंट की कोई विड्थ नहीं होती। क्या? हाँ ठीक है, यहाँ पे टच कर रहा हूँ ना। सही तो कह रहा है, वो पहली बार सही है। मतलब टच तो यहाँ करेगा ना, तो फिर ये x नहीं होगा। ने फ्री के मार्क्स नहीं देंगे, चाहे से सोल्व हम बाद में करें, लेकिन फ्री के मार्क्स क्यों देंगे? क्या आएगा? डी आएगा। आप देख के आए हो तो सुना था, मतलब क्या रेडियो पे आया था क्या? बोलो क्या बोल रहे हो? लगाओ भाई लगाओ, दिमाग लगाओ। आपने घर पे क्या होमवर्क किया, थोड़ा सा प्रदर्शन करो। हाँ बताओ, बोलो चर्चित। कैसे? उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इस वाले कांटेक्ट को वहां से टच कर लिया। उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इससे, इससे अगर मैं यहाँ टच करूंगा तो ये कुछ ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ठीक है। तो ये आर यहीं रह जाएगी, फिर ये गैप रह जाएगा, तो गैप तो वहां से। कह रहा हूँ वो वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सर्कल वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, उससे लेके एकदम सीधी लाइन लेके जाए, जहाँ पे भी जाए। अबे यार बाद में गैप नहीं रहेगा भाई, कैसे लगेगा? या फिर कोई ना देखो ये टोटल आर है, और यहां से लेके ये टोटल आर प्लस 2r प्लस थोड़ा सा डिस्टेंस और है। और इसका स्क्वायर मिला के इसका स्क्वायर होगा। सर बीसी के बदले उसके बराबर है जो भी है। अच्छा वन मोर थिंग, एक चीज तो सोची नहीं आपने, ये भी तो आर होगा। अरे इस रेक्टेंगल की विड्थ भी तो आर होगी। कैसे? क्योंकि ये आर है, क्योंकि ये आर है। रेक्टेंगल के अंदर सेमी सर्किल आप इंस्क्राइब करोगे तो रेक्टेंगल की विड्थ जो है लेंथ की एग्जैक्टली हाफ होगी, तभी वो इंस्क्राइब कर सकता है। तो अगर ये r प्लस आर 2r है तो ये भी r है, ठीक है। b से लेके c ये भी टोटल कितना है, कितना है? r। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर या आर स्क्वायर मिला के इससे निकालो, पाइथागोरस थ्योरम से निकालो आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? √2r। आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, और 2r स्क्वायर का रूट करेंगे तो √2r। √2r कहां से लेके कहां तक होगा? ये लेट से o है और वो लेट से ए बी सी, तो o से लेके b, o से लेके b टोटल कितना हो गया? √2 कैपिटल R। ओके, अब इस √2 कैपिटल R में क्या क्या शामिल है? एक तो ये यहां से लेके यहां तक आ रहा है, प्लस ये R प्लस R, ये क्या है? लेकिन एक छोटा सा पोर्शन अभी भी बाकी है। ये दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कोई नाम दो, जैसे कि एक्स वाई दे दो। क्या? ये टेंजेंट भी होती है ना, टी हाँ वो बन रही है हाँ दोनों की वैल्यू को भी। ओके। हाँ एक चीज और देखो,
अगर मैं यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बी से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेकर अगर मैं ये टेंजेंट बनाऊं तो ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट बराबर है और ये मेरा रेडियस है इसका। तो एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर, ओके, तो ये देखो देखो भाई देखो आ गया। यहां से लेकर और यहां तक की डिस्टेंस जो देख रहे हो वो कैसे निकालेंगे हम? देखो ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल भी है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गई। अंदर जो ब्लू वाली लाइन बचती है वो क्या हो गई? हाइपोटेन्यूस। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बट फिर टेंजेंट की लेंथ कैसे निकालेंगे? सर ये 90 डिग्री बन रहा है ना, तो सर आर ही लेगी। ये 90 डिग्री बन रहा है, ओके। हाँ, अभी अभी हमने 90, अगर अभी अभी हमने क्या किया था कि अगर टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, बोलो, तो फिर वो एक स्क्वायर बनता है। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो ये ये एक स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। तो अगर ये आर है तो ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है, ठीक है। तो आर और आर, आर आर पाइथागोरस लगानी है, जोड़ना थोड़ा, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, इसका यानी √2r हो जाएगा ये। तो अब ये टोटल लेंथ कितनी हो गई? आर प्लस आर प्लस स्मॉल आर प्लस √2r, उसको इक्वेट कर दो तो आपको रिलेशन मिल जाएगा, एंड फ्रॉम देयर ऑन यू कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन एरिया। फिर से आओ, आर प्लस ये वाला आर और प्लस यहां से लेके यहां तक ये कितना होगा? √2 टाइम्स स्मॉल आर, और ये वैल्यू किसकी है? √2 टाइम्स कैपिटल आर की वैल्यू, ठीक है। ये टोटल वैल्यू कितनी है? √2 टाइम्स कैपिटल आर, ठीक है। अब यहां से आपको स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो इस आर कॉमन आ रहा है ना, हाँ, यहाँ पे स्मॉल आर कॉमन आ रहा है और इस कैपिटल आर को इधर भेज दो, तो √2 टाइम्स कैपिटल आर माइनस कैपिटल आर और उधर √2 टाइम्स स्मॉल आर प्लस आर। तो यहां से कैपिटल आर कॉमन आया तो क्या बचा? √2 -1, और वहां से स्मॉल आर कॉमन आया तो क्या बचा? √2 + 1। अब मैं बाकी सब हटा के और इसको इसका रेशियो निकाल लेता हूं, तो आ जाओ। आर बाय आर, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर कितना आ जाएगा? √2 नहीं, √2 + 1 ऊपर रहेगा ना, ये इसके नीचे आएगा तो ये इसके नीचे आएगा, √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 -1। ये रेडियस का रेशियो निकल गया। आपको किसका रेशियो चाहिए? एरिया का रेशियो चाहिए, लेकिन इधर सेमी सर्किल है उधर फुल सर्किल है, तो फुल सर्किल से फुल सर्किल का मिल जाएगा, फिर इधर आधा करना भी पड़ेगा, ठीक है। समझ गए भाई? रेडियस से रेडियस का रेशियो निकल गया, तो एरिया से एरिया का रेशियो निकालते हैं। इसका एरिया लेट से कैपिटल है और इसका एरिया लेट से स्मॉल है, वो कैसे निकालते हैं? इस रेशियो का स्क्वायर करना पड़ता है। इस रेशियो का क्या करना पड़ता है? अच्छा, एक बार पहले इसको रेशनलाइज कर दो, है ना, तो √2 + 1, फिर वो जो रेशनलाइज करने के बाद आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, √2 + 1 √2 + 1 यानी √2 + 1 का √2 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? 2 - 1 1, यानी तो सिंपली √2 + 1 का होल स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व कर दो, फिर √2 का स्क्वायर 2 + 1 3 और 2√2 यानी कि 3 + 2√2 डिवाइडेड बाय 1। ये रेशियो बना आपका रेडियस का फाइनली, तो इसका स्क्वायर करो, तो यानी कि 3 + 2√2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर करो, स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज डायरेक्ट 1/2 का स्क्वायर करें। नहीं, वो एरिया का ये तो टोटल एरिया का रेशियो है, ठीक है ना, एक मिनट रुको। ये तो है हमारा टोटल एरिया का रेशियो। एक बार टोटल एरिया का रेशियो निकालो, तो 3 + 2√2 का स्क्वायर करो, 9 + 2√2 का स्क्वायर क्या होता है? 8, और 2 × 3 × 2√2 क्या होता है? 2 3 = 6, 6 2 = 12√2 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1। तो ये क्या आ गया? 9 + 8 17 + 12√2 डिवाइडेड बाय 1। अब ये तो टोटल एरिया से टोटल एरिया का रेशियो है, लेकिन हमको ऊपर वाले सर्किल का एरिया क्या
दो क्वेश्चन सेंड करा था। हाँ वो देख लो तुम, 2 क्वेश्चन इसने सेंड करे थे, टेंजेंट वाले थे। हाँ। अगर कोई रुकना चाहे तो रुक सकता है, अदरवाइज काय पे भेजे थे, टेलीग्राम पे। हाँ। सर 56 वाले में सर एरिया मेजर सेक्टर माइनस मेजर सेक्टर वाले से 56 वाला कौन सा है? एक मिनट रुको, उसको टेलीग्राम चला दूं मैं, जब तक वो भी चलने में टाइम लगाएगा। हाँ हाँ अब समझाओगे फिर से? नहीं वो तो रहता है। लो फटाफट से देखो, पी ए इंटू पी बी है, तो पी ए देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ओ एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी ए, तो उससे हम क्या कहेंगे ए एन बराबर बी एन। सबसे पहला काम आप ये करोगे, ए एन बराबर पी एन। फिर आप पी ए इंटू पी बी उठाओगे, तो पी ए इंटू पी बी उठाओगे तो आप पी ए को भी और पी बी को भी मॉडिफाई करोगे। पी ए को तो मैं लिख सकता हूँ, पी ए को मैं लिख सकता हूँ पी एन माइनस ए एन लिख सकता हूँ, ठीक है। और पी बी को मैं लिख सकता हूँ पी एन प्लस बी एन, पी एन प्लस बी एन, और बी एन तो ए एन के बराबर है, तो मैं बी एन की जगह अगले स्टेप में ए एन लिख दूंगा। तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब इसको और आगे कंटिन्यू करो सेकेंड क्वेश्चन के लिए। तो पी एन को तो आप क्या करो, पी एन को आप क्या करोगे, पी एन ही रहने दोगे हाल फिलहाल, है ना। ए एन को बदलोगे, तो ए एन को बदलने के लिए आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखोगे, ओ एन ए ट्रायंगल, ओ एन ए देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें ए एन की वैल्यू कैसे आएगी, ए एन के स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, ये 90 डिग्री बन रहा है, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, ठीक है। और बाहर माइनस साइन लगा हुआ है, सही। देन अब आप क्या करोगे, माइनस साइन को खोलोगे तो पी एन स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखो पी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर क्या बनता है, अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल है वहां पे, ओ एन पी, ओ एन पी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में पी एन का स्क्वायर, पी से लेके एन का स्क्वायर प्लस ओ से लेके एन का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ पी स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, तो ये सेकंड क्वेश्चन प्रूव हो गया। आगे मत रुको, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर क्या होगा, अब ये देखना है अपने को। एक मिनट, ओटी था यहाँ पे, ओटी था, तो कोई बात नहीं, ओ ए और ओटी बराबर है, तो आप ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर, ये सेकंड क्वेश्चन आप फाइनली प्रूव हो गया। अब आप ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर क्या होता है, इसके लिए आप ऊपर वाला राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ लें, दिस वन, जो अपन टेंजेंस के क्वेश्चन में जनरली पकड़ते ही हैं, ठीक है ना। यहाँ 90 डिग्री बनेगा, तो ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में सबका घटाएंगे तो पीटी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीटी। तो एक ही फ्लो में हमने कर दिया है, बाकी आप तो स्टेज वाइज भी कर सकते हो। अब ये रिकॉर्ड हो गया है, वॉइस भी रिकॉर्ड हो गई है, स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो गई, ठीक है, देख लेना। हाँ अब आप बताओ फटाफट से, कौन सा वाला? देखो 32 का बी तो आप अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का सबसे सबसे ही अटमोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ले आए। पहले तो आप ये बताओ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम समझते हो क्या, तो मैं इतना डिफिकल्ट कराऊं भाई, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के, पर ये तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन ही नहीं लाया, तो ये तो टाइम एंड वर्क का लाया है, ये वाला ना, ये टाइम। आपको कौन सा सुनना है अभी, ये वाला पूछना है। देखो ये वाला क्वेश्चन हमारे बुक में भी है और क्लास में कर, हाँ हमारी बुक में है, क्लास में भी करवाया हुआ है। Two water taps can together fill a tank in 9/3 hours. The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. देखो बुक में भी है, तो देखो यहाँ पर ले लो लार्जर टैप, यहाँ पे ले लो स्मॉलर टैप, ओके। अब दोनों का टाइम गिवन है, नहीं है, टाइम का रिलेशन गिवन है। क्या रिलेशन गिवन है, कि जो बड़ा टैप है वो 10 घंटे कम लेता है छोटे टैप से, तो छोटे टैप अगर x घंटे लेगा तो ये से 10 घंटे कम लेगा, यानी x माइनस 10 घंटे लेगा, दोनों का टाइम आ गया। अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये होती है कि हम टाइम को ना तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, तो टाइम से वर्क में चेंज करना पड़ेगा। वर्क में चेंज करने के लिए होता है रेसिप्रोकल, यानी 1 घंटे में ये कितना टैंक भरेगा, 1 डिवाइड बाय x माइनस 10th पार्ट, इतना पार्ट टैंक का वो 1 घंटे में भर देगा, और वो कितना बढ़ेगा, 1 बाय x पार्ट इतना भर देगा। अब आप वर्क को वर्क से जोड़ सकते हो, अब आप वर्क को वर्क से जोड़ सकते हो, तो दोनों मिलके कितना पार्ट भरेंगे,
भाई ये इतना पार्ट बढ़ता है, ये इतना पार्ट बढ़ता है, तो दोनों मिलके कितना पार्ट भरेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, 1/x-10 + 1/x। तो ये किसके इक्वल होगा, दोनों मिलके कितने टाइम में कवर करते हैं, ये टोटल ले लो दोनों का ना, तो दोनों मिलके कितने टाइम में कवर करते हैं, 9/3/8। तो 9/3/8 का खोलूंगा मैं तो 9/8 से 72, 72 + 3 75/8 आवर्स। तो इसका रेसिप्रोकल करूंगा वर्क से, तो 8/75 पार्ट, तो इन दोनों का सम बराबर इसके इक्वेट कर दो 8/7। यहाँ से x आ जाएगा, जो x आएगा वो तो छोटा वाला टैप पानी भरेगा उतने घंटे में, उसमें 10 घटा देना तो लार्जर टैप का मिल जाएगा। अब इक्वेशन तो सॉल्व हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम देखो, सुनो, आपकी खुद की स्पीड को हम x कहते हैं kmph, और जो करंट की स्पीड होती है, ये तो सेल्फ स्पीड कह लो। सेल्फ स्पीड में खुद की स्पीड आ गई, बोट की स्पीड आ गई, आपकी साइकिल चलाने की स्पीड आ गई, है ना, खुद जो आप एफर्ट लगा रहे हो। और ये जो है करंट यानी कि स्ट्रीम कह दो, करंट कह दो, वाटर फ्लो कह दो, उसकी स्पीड को हम हमेशा क्या मानते हैं, y। ठीक है, अब जब करंट आपके साथ में है, मतलब आपको हेल्प कर रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब करंट आपके साथ में, मतलब आपको पीछे से धक्का दे रहा है, तो आपकी स्पीड जो है वो तो है ही है, उसकी स्पीड भी जुड़ जाएगी, तो जो नेट स्पीड आएगी आपकी वो x + y km/h। अपस्ट्रीम में क्या होता है, वो करंट जो है, वो स्ट्रीम जो है, वो उसका फ्लो सामने से है, वो आपको आपकी स्पीड को कम कर रहा है, तो x - y km/h। तो अगर आपको अपस्ट्रीम जाना है तो आप इस स्पीड को यूज करें, आपको डाउनस्ट्रीम जाना है तो आप इस स्पीड को यूज करें। डिस्टेंस और टाइम देखें क्वेश्चन में से क्या। अब आप इन दोनों स्पीड को यूज ना करें, अब आप इन दोनों स्पीड को यूज करें, समझ गए, ठीक है। जैसे टाइम दे रखा है, मान लो टाइम क्या दे रखा है, 1 आवर। 1 आवर किसका, डाउनस्ट्रीम का या अपस्ट्रीम का, अपस्ट्रीम का टाइम दे रखा ही है ना, तो मैं इधर इसके सामने मार्क कर देता हूं, ये तो अपस्ट्रीम का स्पीड है और ये अपस्ट्रीम का टाइम है, कितना टाइम है, 1 आवर, ठीक है। और डाउनस्ट्रीम का टाइम भी है क्या, तो क्वेश्चन पढ़ो फिर एक बार। ए मोटर बोट हुज स्पीड, अच्छा x की वैल्यू दे रखी है, मोटर बोट की स्पीड की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 18 kmph, ठीक है। और आपको दे रखा है कि इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न, दे तो रखा है। देखो ये क्या कह रहा है, एक मोटर बोट की खुद की स्पीड है 18, अब ये मतलब कनेक्शन दे रखा है, अपस्ट्रीम जाने में ये 1 घंटा ज्यादा लेती है बजाय कि डाउन। देखो फिर से देखो, मोटर बोट की स्पीड कितनी है मुझे बताओ, हम वैसे x मानते हैं लेकिन गिवन कितनी है, और खुद की जो करंट की स्ट्रीम है, स्पीड है, वो y मान लेते हैं, वही पूछी अपन से, तो y की वैल्यू निकालनी एक तरीके से, क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब अपस्ट्रीम वाला केस ले लो और डाउनस्ट्रीम वाला केस ले लो। डिस्टेंस दोनों का फिक्स है 24 किलोमीटर, डिस्टेंस दोनों का फिक्स है, मतलब 24 किलोमीटर जाना है और 24 किलोमीटर आना है। तो अगर जाते टाइम अपस्ट्रीम थे तो आते टाइम डाउनस्ट्रीम हो गए, और जाते टाइम डाउनस्ट्रीम थे तो आते टाइम अपस्ट्रीम हो गए, समझ गए, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जब आप अपस्ट्रीम जाते हो तो आपको वो डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटा ज्यादा लगता है कंपैरिजन में जब आप डाउनस्ट्रीम आते हो। मतलब आप जब हवा के साथ आते हो तो आपको जितना भी समय लगता हो, हवा के खिलाफ जाने में 1 घंटा उससे ज्यादा लगेगा। तो आप दोनों का टाइम निकाल लो और दोनों का टाइम का डिफरेंस 1 घंटा रख दो, डाउनस्ट्रीम का टाइम निकाल लो और अपस्ट्रीम का टाइम निकाल लो, ठीक है। यानी अब आपको टाइम निकालना है दोनों का, क्या निकालना है, टाइम। तो मैं पहले डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकाल लेता हूं, तो स्पीड में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, x 18 + y, x + y करूंगा तो 18 + y km/h, डन। डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई, तो डाउनस्ट्रीम टाइम बताओ, टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 24 / 18 + y, इतने घंटे डाउनस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम स्पीड बताओ, अपस्ट्रीम में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 18 - y km/h, और इसका टाइम क्या हुआ है, इसका टाइम निकालने के लिए वही डिस्टेंस तो सेम है 24, इसको इसकी स्पीड से डिवाइड करोगे तो 24/18 - y, इतने आवर्स। अब इस टाइम और इस टाइम का गैप है 1 घंटा, जब आप अपस्ट्रीम जाते हो तो 1 घंटा ज्यादा लेते हो, तो यानी कि ये टाइम बड़ा है, ये टाइम छोटा है, तो इस टाइम में से इस टाइम को घटाने से 1 घंटा आना चाहिए। 24/18 - y - 24/18
18 प्लस वाई गिव्स मी 1r। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। ठीक है, 24 को कॉमन लेके उधर 1/24 भी कर सकते हो। अब इसको चाहो तो वो ले लो, एलसीएम ले लो। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल तब ले सकते हो जब यहाँ पे टोटल के नीचे डिवाइडेड हो। एक एक टर्म का रेसिप्रोकल थोड़ा ना होता है, एक एक टर्म का नहीं होता। तो आप एलसीएम लोगे तो 18 प्लस वाई तो इधर आ जाएगा, माइनस 18 माइनस वाई इधर आ जाएगा, और 18 प्लस वाई इंटू 18 माइनस वाई यानी कि 18 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, यानी कि 324 माइनस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 24 और बचा अभी तो नीचे से। अब 18 माइनस 18 कट गया, y माइनस माइनस वाई यानी कि 2y, तो ये बच गया आपके पास 2y और इंटू 24। अब इससे कर दो आप जो उधर लेके गए थे, इधर क्या बचा 324 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, वाई स्क्वायर इधर आके पॉजिटिव प्लस 24 टू जा 48y और 324 इधर आके नेगेटिव इक्वल टू 0। अब यहाँ से y की एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू रख लेना, नेगेटिव त्याग देना, तो जो y आएगा वही मेरी स्पीड ऑफ द करंट। नहीं आ सकती जब तक वो माइनस में है, तब तक नहीं आ सकती, या ये माइनस में तो दोनों पॉजिटिव आ सकती है, लेकिन प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है, जब दोनों में से एक नेगेटिव। सर ये 11 और 12 थोड़ा और 11th और 12th। P and Q are acute angles such that P is greater than Q. Which of the following is definitely true? अगर एंगल P बड़ा है, एंगल Q छोटा है, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है साइन की वैल्यू बढ़ती है, तो साइन P की वैल्यू छोटी कैसे हो सकती है? जब एंगल P बड़ा है तो साइन पे P की वैल्यू भी बड़ी होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। 10 पे बात करते हैं, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे 10 की वैल्यू भी बढ़ती है। जैसे 0 से 30 आया तो 0 से 1/√3, 1/√3 से फिर 1, 1 से √3। आप इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू बढ़ रही है, साइन की बढ़ती है, कॉस की घटती है, टेन की बढ़ती है। तीन तो याद रखो, इन तीनों में इक्वेशन आएगा। तो साइन की बढ़नी चाहिए तो कम कर रहा है, टेन की बढ़नी चाहिए बढ़ा रहा है, तो ये करेक्ट आंसर है। कॉस की तो कम होती है, ये बढ़ा रहा है। और कॉस और साइन का कंपैरिजन तब तक नहीं कर सकते जब तक पी और क्यू नहीं, तो ये तो देखना ही बेकार है। कॉस कॉस में ये लेस देन वाला साइन होना चाहिए था, साइन साइन में ये वाला साइन होना चाहिए, टेन वाला साइन बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, साइन की वैल्यू बढ़ेगी जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, ठीक है, कॉस की घटेगी और एंगल बढ़ेगा, और टेन की फिर बढ़ेगी। ठीक है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल पीक्यू और एंगल क्यू 90 डिग्री है, तो कौन सी चीज हमेशा ट्रू, अच्छा कौन सी चीज हमेशा 0 होगी? तो एंगल क्यू अगर 90 है तो पी और आर का रेशियो दे रखा है ना, तो कॉस पी माइनस सेक आर, तो मुझे बताओ सेक आर तो 1/cos आर होगा? नहीं, कॉस पी माइनस सेक आर तो कुछ भी हो सकता है। देखो 0 कब आएगा, ये 0 कब आएगा, जब ये दोनों बराबर, मानते हो? अब ये एक पी पे निकाल रहे हो, एक आर पे निकाल रहे हो, तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है। तो कॉस और सेक का रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है। साइन और कोसेक का भी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। टेन और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होता है और रेसिप्रोकल भी होता है। ठीक है, कल बताया था ना, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो कॉट आर की जगह क्या, कॉट आर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, tan 90 माइनस आर, और 90 माइनस आर तो पी है, क्योंकि एंगल क्यू 90 डिग्री है तो वो दोनों का सम भी 90 हो गया ना, 90 माइनस आर तो पी हो जाएगा। तो 10 पी, नहीं समझ आया, देखो तो 10 पी माइनस कॉट आर। अब tan और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होता है, तो कॉट को जैसे मैं 10 में बदलूंगा तो एंगल 90 माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, p माइनस 10, 90 माइनस आर तो p है, क्योंकि एंगल क्यू 90 डिग्री है, तो एंगल p और एंगल आर पी का सम भी 90 डिग्री होगा, होगा ना, टोटल सम तो 180 होगा ना, 90 तो वो ले गया, तो बच्चे में दो एक्यूट एंगल का सम 90 होगा, तो 90 में से r घटा दोगे तो एंगल p बचेगा। तो 90 माइनस आर क्या लिख सकता हूँ, 10p, 10p माइनस 10p 0। ठीक है, आप ऐसे देखोगे कि दो एक्यूट एंगल्स ले रहा है, एक पे एक रेशियो p पे ले रहा है, दूसरा रेशियो r पे ले रहा है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप फॉलो होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप कोस का सेक से नहीं है, ना ही साइन का कोसेक, टेन का कोसेक, बस कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप तब लगेगा जब एक रेशियो तो किसी और एंगल पे लग रहा हो और एक रेशियो उसी ट्रायंगल के तीसरे एंगल पे लग, 90 डिग्री तो लगाएगा ही नहीं। दो एक्यूट एंगल जो बच गए ना,
उन दोनों एक्यूट एंगल पे एक एक लगा रहा हूं, एक इस पे लगा रहा हूं, एक इस पे लगा रहा हूं, अब कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप चलेगा, तो उसमें साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन चलेगा और टेन और कॉट का चलेगा, कॉसेक और सेक, ठीक है। चलिए हो गया फाइनली। Okay, so thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.